अध्याय 51। गुरुजी, आपका क्या मतलब है? लू किंग ने पूछा। आपका शरीर हमेशा से कुछ कमजोर रहा है। ची और रक्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आपको पहले अपनी नींव मजबूत करनी होगी। सामान्य तौर पर रक्त की पूर्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली लेने से यह प्रभाव प्राप्त हो जाता है, लेकिन ये कुछ हद तक व्यर्थ होगा। तो इस गोल्डन लोच को पकड़ने का आपका समय बिल्कुल सही है। इससे मैं एक औषधीय सूप बना सकता हूँ जो आपकी कमियों को पूरा करेगा। लेकिन गुरुजी, मेरा इरादा गोल्डन लोच मछली आपके साथ साझा करने का था। लू किंग ने हिचकिचाते हुए कहा। मुझे बस एक कटोरी सूप दे दीजिए। इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़े डॉक्टर ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और गोल्डन लोच मछली को रसोई में ले गए। लू किंग पीछे पीछे गई और बूढ़े डॉक्टर को कुशलतापूर्वक मछली तैयार करते हुए देखती रही। उसने केवल आंतरिक अंगों को निकाला, खून को भी रखा और सब कुछ एक मिट्टी के बर्तन में रख दिया। फिर बूढ़े डॉक्टर ने उसमें कुछ औषधीय जड़ी बूटियां मिलाईं और मिश्रण को धीमी आंच पर पकाना शुरू कर दिया। खाना बनाने में पूरा 1 घंटा लग गया। स्वादिष्ट सूप की खुशबू जल्द ही पूरे घर में फैल गई, जिससे लू किंग और शियाओ यान के मुंह में पानी आ गया। ये तैयार है। बूढ़े डॉक्टर ने आग बुझाई, बर्तन को थोड़ा ठंडा होने दिया और उसे मेज पर ले आए। जैसे ही ढक्कन उठाया गया, एक मनमोहक सुगंध बाहर निकली, जिससे लू किंग और उसकी बहन के मुंह में और भी ज्यादा पानी आ गया। यहाँ तक कि बूढ़े डॉक्टर भी तारीफ किए बिना नहीं रह सके और उन्होंने कहा, ये सचमुच 10 दुर्लभ व्यंजनों में से एक है। उसने 3 कटोरे निकाले, 2 बड़े और 1 छोटा। सबसे पहले उन्होंने सूप के 2 कटोरे परोसे, फिर उसने बचा हुआ बर्तन लू किंग की ओर धकेल दिया। शियाओ यान अभी छोटी है और ज्यादा औषधीय शक्ति सहन नहीं कर सकती। उसके लिए एक छोटा कटोरा ही काफी है। जहाँ तक मेरी बात है, बस थोड़ा सा चखना ही काफी है। बाकी तुम्हारे लिए है। गुरुजी, लू किंग हिचकिचाया। देरी मत करो। याद रखो, तुम्हें सब कुछ खाना होगा, यहाँ तक कि बचा हुआ भाग भी। अपने गुरु के कठोर चेहरे को देखकर लू किंग ने केवल बर्तन उठाया और अपने लिए एक कटोरी सूप निकाला। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर N0 IR वेबसाइट खोजें। उन तीनों ने सूप पीना शुरू कर दिया। लू किंग ने एक घूंट लिया और अपनी जीभ पर एक अवर्णनीय ताजगी का अनुभव किया, जिससे उसका पूरा शरीर मानो खुल गया हो। उसके सामने शियाओ यान भी खुशी से पी रही थी। उसकी आंखें आनंद से सिकुड़ रही थीं। बूढ़े डॉक्टर ने सूप का एक घूंट बड़े चाव से पिया, निगलने से पहले उसका स्वाद ध्यान से चखा। उन्होंने आह भरते हुए कहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि धनी लोग इन दुर्लभ मछलियों के लिए मोटी रकम चुकाने को तैयार हैं। भाई, यह मछली का सूप बहुत स्वादिष्ट है, शियाओ यान ने खुशी से कहा। अपने गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए लू किंग ने एक के बाद एक कई कटोरे पी लिए। देखते ही देखते उसने बचा हुआ पेय सहित आधा बर्तन खाली कर दिया। सूप खत्म करने के बाद लू किंग थोड़ी देर बैठा रहा। फिर उसे अपने पूरे शरीर में गर्मी महसूस हुई और उसके दांतियान से गर्माहट की लहर उठी। उसकी हालत देखकर बूढ़े डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, सूप का औषधीय प्रभाव दिखने लगा है। अब बाहर जाओ और स्वास्थ्यवर्धक मुक्केबाजी का अभ्यास करो ताकि दवा पूरी तरह से शरीर में समा जाए। ये सुनकर लू किंग अंदर उमड़ रही गर्मी के कारण एक जगह स्थिर न बैठ पाने की स्थिति में तेजी से बाहर भागा। आंगन में उन्होंने अपने मन को शांत किया और स्वास्थ्यवर्धक मुक्केबाजी के 9 रूपों का अभ्यास करना शुरू किया। बूढ़ा डॉक्टर उसके पीछे बाहर गया और लू किंग को जल्दी से एकाग्रता की स्थिति में आते देख उसने सहमति में सिर हिलाया। उनका शिष्य वास्तव में मार्शल आर्ट का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जो औषधीय शक्ति के प्रभाव में भी शीघ्र ही साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। आंगन में औषधीय सूप से उत्पन्न होने वाली शुरुआत में असहज गर्मी धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि लू किंग अपने मुक्केबाजी के अभ्यास कर रहा था। उनके मन में स्वास्थ्यवर्धक मुक्केबाजी के विचार उमड़ने लगे और उनके भीतर ज्ञानोदय की अनुभूति उत्पन्न हुई। सहज रूप से उसने मुक्केबाजी की तकनीकों का उपयोग करके अपने भीतर की औषधीय शक्ति को निर्देशित करना शुरू कर दिया। हेल्थ नरिशिंग बॉक्सिंग उस बुजुर्ग डॉक्टर के जीवन भर के शोध का चरमोत्कर्ष था, जिसे उन्होंने अपनी युवावस्था में प्राप्त एक खंडित मार्शल आर्ट से परिपूर्ण किया था। इसमें चिकित्सा जगत में उनके दशकों के अनुभव का सार समाहित था, जिसमें शरीर की ऊर्जा, रक्त, मांसपेशियों, हड्डियों और आंतरिक अंगों की समझ शामिल थी। शरीर के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार पर इसका उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। हेल्थ नरिशिंग बॉक्सिंग में 36 फॉर्म शामिल थे, जिनमें से पहले 9 फॉर्म एक सुसंगत सेट बनाते थे जो सामंजस्य में काम करते थे। इन अभ्यासों का अभ्यास करने से ची और रक्त का पोषण होता है, श्वास नियमित होती है और यह ची और रक्त को विकसित करने का एक उत्कृष्ट तरीका है। अपने अभ्यास में लीन होकर लू किंग ने बार बार स्वास्थ्यवर्धक मुक्केबाजी के पहले 9 रूपों का प्रदर्शन किया। प्रत्येक गतिविधि के साथ पौष्टिक सूप की औषधीय शक्ति घर लौट रहे पक्षियों की तरह एकत्रित होती गई। तेजी से उसकी ऊर्जा और रक्त में समाहित हो गई, जिससे उसकी जीवन शक्ति में वृद्धि हुई और उसके शरीर की नींव मजबूत हुई। अभ्यास में लीन लू किंग को समय बीतने का एहसास ही नहीं हुआ। अचानक उसे अपने पूरे शरीर में कंपन महसूस हुई। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसकी ऊर्जा और रक्त एक अवरोध को तोड़कर उसके पूरे शरीर में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रहे हों। पुनर्तः नियंत्रित अवस्था में ज्ञानोदय की अनुभूति करते हुए लू किंग धीरे धीरे चलने लगा और अंततः रुक गया। अपनी आंखें बंद करके चुपचाप अपने शरीर के भीतर हो रहे परिवर्तनों को महसूस करने लगा। अच्छा, ची और रक्त आपस में जुड़े हुए हैं, पूरे शरीर में संचारित होते हैं। आपने अंततः ची और रक्त के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। ये सब देखते हुए बूढ़े डॉक्टर ने प्रशंसा से कहा। कुछ देर बाद लू किंग ने अपनी आंखें खोलीं। उसे हल्कापन और शक्ति का एहसास हुआ, साथ ही उसके शरीर पर उसका नियंत्रण भी बढ़ गया था।
उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और एक विचार के साथ ही उसके हाथ में रक्त ऊर्जा का एक प्रवाह संघनित हो गया, जिससे उसकी हथेली लाल हो गई, मानो खून टपक रहा हो। जैसे ही उसके विचार शांत हुए, रक्त की ऊर्जा गायब हो गई और उसकी हथेली सामान्य हो गई। ची और रक्त का क्षेत्र एक मार्शल आर्टिस्ट को अपनी ची और रक्त को नियंत्रित करने, शरीर को शुद्ध करने और शक्ति बढ़ाने की अनुमति देता है। एक विचार से ही शरीर में ऊर्जा और रक्त का संचार होता है, जिससे अपार शक्ति उत्पन्न होती है और रक्षा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इसीलिए साधारण से कुछ ताकतवर लोग भी ची और रक्त के क्षेत्र में किसी मार्शल आर्टिस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। चाहे विस्फोटक शक्ति की बात हो या रक्षा की, अंतर इतना विशाल है कि उसे पाटना असंभव है। अपने शरीर में हो रहे विभिन्न परिवर्तनों को महसूस करते हुए लू किंग को गहरी समझ प्राप्त हुई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके गुरु ने कहा था कि ची और रक्त के क्षेत्र में निपुण एक मार्शल आर्टिस्ट कई बलवान पुरुषों को आसानी से पटक सकता है। आम लोगों की तुलना में ची और रक्त क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट की विस्फोटक शक्ति वास्तव में असाधारण थी। ऊर्जा और रक्त के क्षेत्र में कदम रखने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बूढ़े डॉक्टर ने पास आते हुए पूछा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लू किंग ने खुशी से जवाब दिया। गुरुजी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप कहते हैं कि मार्शल आर्टिस्ट शक्तिशाली होते हैं। मैंने अभी अभी ची और रक्त क्षेत्र में प्रवेश किया है और अभी से ही बहुत अधिक शक्ति महसूस कर रही हूँ। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि उच्च स्तर के मार्शल आर्टिस्ट कितने शक्तिशाली होंगे। आपकी योग्यता को देखते हुए उन स्तरों तक पहुँचना केवल समय की बात है। बुजुर्ग डॉक्टर को लू किंग की मार्शल आर्ट की क्षमता पर पूरा भरोसा था। आखिरकार कितने लोग कुछ ही दिनों में एक दुर्बल युवक से ची और रक्त क्षेत्र में कदम रख सकते हैं? लू किंग की मार्शल आर्ट प्रतिभा उन विलक्षण प्रतिभाओं से कम नहीं थी जिनके बारे में उस बूढ़े डॉक्टर ने अपनी यात्राओं के दौरान सुना था। लू किंग, अब जबकि तुम ची और रक्त के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो और एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो, तो कुछ चीजें हैं जिन्हें तुम्हें समझने की जरूरत है। बूढ़े डॉक्टर का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। कृपया मुझे बताइए गुरुजी, लू किंग ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। उसे इस बात की तीव्र इच्छा हो रही थी। आपको एक बात जाननी चाहिए। मार्शल आर्ट की दुनिया में विधियों को प्रशिक्षण तकनीकों और युद्ध तकनीकों में विभाजित किया जाता है। अध्याय 52, प्रशिक्षण विधियां और युद्ध तकनीकें। लू किंग आश्चर्यचकित रह गया। हाँ, बूढ़े डॉक्टर ने उत्तर दिया। प्रशिक्षण विधियां, जिन्हें पोषण विधियां भी कहा जाता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शरीर का पोषण करने, मांस को मजबूत बनाने और शारीरिक शक्ति को बढ़ाने की तकनीकें हैं। मैंने आपको जो स्वास्थ्यवर्धक मुक्केबाजी सिखाई है वह वास्तव में एक प्रकार की प्रशिक्षण विधि है। एक मुक्केबाजी तकनीक है जिसे मैंने शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए स्वयं बनाया है। जहाँ तक युद्ध तकनीकों का सवाल है, बूढ़े डॉक्टर ने अपनी बात जारी रखने से पहले अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ देर विराम लिया। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले मार्शल आर्टिस्टों में भरपूर ऊर्जा और रक्त होता है और वे आमतौर पर ऊर्जावान और प्रतिस्पर्धी होते हैं। उनमें जीतने की प्रबल इच्छा होना स्वाभाविक है। इसलिए संघर्ष के लंबे इतिहास में मार्शल आर्टिस्टों ने धीरे धीरे कई अत्यधिक आक्रामक तकनीकें विकसित की हैं, जो युद्ध तकनीकें हैं। लड़ाई की तकनीकों को हत्या की तकनीक भी कहा जाता है। इन मार्शल आर्ट्स का उद्देश्य शरीर को पोषण देना या शारीरिक शक्ति को मजबूत करना नहीं है, बल्कि कम से कम समय में और कम से कम लागत पर प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए अधिकतम विनाशकारी शक्ति और घातक क्षमता का प्रयोग करना है। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर N0IAT वेबसाइट खोजें। इस प्रकार मारक क्षमता के मामले में युद्ध तकनीकें प्रशिक्षण विधियों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। पोषण विधियां और मारने की विधियां। लू किंग ने इन दोनों शब्दों पर ध्यानपूर्वक विचार किया। महज इन दो नामों से ही वह मार्शल आर्ट के मार्ग पर व्याप्त उथल पुथल को महसूस कर सकता था। एक ऐसा क्रूर मार्ग जो किसी भी क्षण जीवन मरण के फैसले की मांग कर सकता है। गुरुजी, आपने कहा कि स्वास्थ्यवर्धक मुक्केबाजी एक प्रशिक्षण विधि है। हमारे वंश की युद्ध तकनीकों के बारे में क्या? लू किंग ने पूछे बिना नहीं रह सकी। हमारे वंश में युद्ध की तकनीकें नहीं हैं। बूढ़े डॉक्टर के अगले शब्दों ने लू किंग को स्तब्ध कर दिया। ऐसा चेहरा मत बनाओ, बूढ़े डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरुजी लड़ाई में अच्छे नहीं हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैंने कोई शक्तिशाली युद्ध तकनीक नहीं बनाई। तब लू किंग को याद आया कि उसका गुरु एक चिकित्सक था, एक बहुत ही दयालु चिकित्सक जिसे लड़ना पसंद नहीं था। प्रतिस्पर्धा की भावना की कमी शायद इस बात का कारण हो सकती है कि उन्होंने कोई शक्तिशाली युद्ध तकनीक विकसित नहीं की। हालांकि गुरुजी लड़ाई में माहिर नहीं है, फिर भी मुझे कुछ अच्छी युद्ध तकनीकें आती हैं। क्या आप उन्हें सीखना चाहेंगे? लू किंग फिर से हैरान रह गया। गुरुजी, क्या आपने अभी अभी यह नहीं कहा था कि हमारे वंश में उत्कृष्ट युद्ध तकनीकें नहीं हैं? हमारे वंश में वाकई कोई उत्कृष्ट युद्ध तकनीक नहीं है, बूढ़े डॉक्टर ने जवाब दिया। आपके ग्रैंडमास्टर, जो मेरे गुरु थे, एक साधारण घुमंतू चिकित्सक थे जिन्हें आत्मरक्षा की कुछ बुनियादी तकनीकें पता थीं। बाद में जब मैं युवा था, मेरे कुछ संयोगवश ऐसे अनुभव हुए जिनकी बदौलत मैं हिल्थ नरिशिंग बॉक्सिंग की शुरुआत कर पाया। तो जब मैंने कहा था कि हमारे वंश में उत्कृष्ट युद्ध तकनीकें नहीं हैं, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा था। तो फिर आपने अभी क्या कहा? गुरुजी, मेरे पास जो युद्ध तकनीकें हैं वे अधिकतर मेरी यात्राओं के दौरान अर्जित की गई हैं। कुछ तकनीकें मुझे उन वीर व्यक्तियों ने चिकित्सा शुल्क के रूप में दी जिनका मैंने इलाज किया था। कुछ मैंने बड़े शहरों के बाजारों से खरीदी और कुछ मुझे पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय मिली। कुछ सरल शब्दों में बूढ़े डॉक्टर ने अपने असाधारण अनुभवों की ओर इशारा किया, जिसे लू किंग समझ सका। लेकिन गुरुजी, क्या युद्ध तकनीकें खरीदी जा सकती हैं?
लू किंग को ये कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा। उनके विचार में मार्शल आर्ट की नियमावली मार्शल आर्टिस्टों की सबसे अनमोल संपत्ति होनी चाहिए। भला इन्हें कौन बेचेगा? हाँ, ये दुनिया विशाल और चमत्कारों से भरी है। जब आपको बाहर निकलने का मौका मिले तो आपको एहसास होगा कि न केवल मार्शल आर्ट की पुस्तिकाएं बेचने वाले लोग हैं, बल्कि कुछ लोग तो अपने जीवन भर के ज्ञान को सबके लिए सुलभ बना देते हैं। बूढ़े डॉक्टर हंसे। इतना उदार कौन है? लू किंग ने आश्चर्य से पूछा। वह एक महान मार्शल आर्टिस्ट थे जिनकी प्रशंसा ब्रह्मांड के सभी मार्शल आर्टिस्ट करते थे। बूढ़ा डॉक्टर सोच में डूबा हुआ प्रतीत हुआ। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और वह चुप हो गया। काफी देर बाद उसे होश आया और उसने कहा, ठीक है, चलो उस बारे में बात नहीं करते हैं। लू किंग, हालांकि चिकित्सक होने के नाते हमारा कर्तव्य लोगों का इलाज करना और उनकी जान बचाना है, लेकिन कभी कभी जब आप बाहर यात्रा करते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपके पास कुछ आत्मरक्षा कौशल होना आवश्यक है। स्वास्थ्यवर्धक मुक्केबाजी आम लोगों से निपटने के लिए अच्छी है, लेकिन अगर आपका सामना ऐसे मार्शल आर्टिस्ट से होता है जो मार्शल आर्ट का अभ्यास भी करते हैं तो ये पर्याप्त नहीं है। लू किंग ने सिर हिलाया। स्वास्थ्यवर्धक मुक्केबाजी का उपयोग दुश्मनों से निपटने के लिए किया जा सकता है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ जो शक्तिशाली घातक युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये स्पष्ट रूप से नुकसान में है। अब आप ची और रक्त के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि आप अभ्यास करने के लिए एक युद्ध तकनीक चुनें। गुरुजी, मैं किस प्रकार की युद्ध तकनीकें सीख सकता हूँ? लू किंग ने कुछ उत्सुकता के साथ पूछा। यद्यपि मेरे पास यहाँ अनेक युद्ध तकनीकें हैं, परंतु अधिकतर साधारण हैं, जो केवल ची और रक्त क्षेत्र के लिए ही उपयुक्त हैं। वास्तव में उत्कृष्ट तकनीकें तो केवल 3 ही हैं। एक क्षण रुकिए। ये कहते हुए बूढ़ा डॉक्टर घर के अंदर चला गया और थोड़ी देर में 3 किताबें लेकर बाहर आ गया। ये 3 मार्शल आर्ट हैं। एक लाठी चलाने की तकनीक है, एक तलवार चलाने की तकनीक है और तीसरी तलवार चलाने की तकनीक है। ये तीनों ही अस्थि और मांसपेशी जगत के लिए मार्शल आर्ट हैं। आप इनमें से कौन सा सीखना चाहते हैं? लू किंग की निगाहें तीनों नियमावली पर घूम गईं। उसने मूर्खतापूर्ण ढंग से यह नहीं कहा कि वह उन सभी को सीखना चाहता है। हालांकि उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं, फिर भी वे लालच न करने के सिद्धांत को समझते थे। वह अब केवल एक मामूली ची और रक्त क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट था और एक ही मार्शल आर्ट को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छा विकल्प था। कुछ देर सोचने के बाद लू किंग ने आखिरकार कहा, मैं ब्लेड तकनीक चुनता हूँ। क्या आप निश्चित हैं? एक बार जब आप चुनाव कर लेंगे तो यह आपके भविष्य के वैवाहिक मार्ग को प्रभावित कर सकता है, बूढ़े डॉक्टर ने गंभीरता से कहा। शिष्य ने अच्छी तरह सोच विचार कर लिया है। मैं तलवार चलाने की तकनीक चुनता हूँ, लू किंग ने दृढ़ता से उत्तर दिया। उन्हें लाठी चलाने की तकनीकों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और तलवार चलाने की तकनीकों में उनकी रुचि औसत दर्जे की थी। इसके बजाय तलवार चलाने की तकनीक ने उन्हें आकर्षित किया। आखिरकार तलवार काफी दबंग थी, जो उसे पसंद आई। चूंकि आपने निर्णय ले लिया है तो ये पुस्तिका ले लीजिए। बूढ़े डॉक्टर ने उन नियमावली में से एक लू किंग को सौंप दी। लू किंग ने मैनुअल उठाया और पहला पृष्ठ खोला। उसकी भौहें तन गईं। 4 दिशाओं वाली तलवार। जी हाँ, इस ब्लेड तकनीक को 4 डायरेक्शंस ब्लेड कहते हैं। जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय मुझे यह मैनुअल संयोग से एक पहाड़ी गुफा में मिला था। गुफा में एक कंकाल था जो पहले ही हड्डियों में तब्दील हो चुका था। कंकाल के सामने तेल से सना हुआ कागज का एक पैकेट था जिसमें 4 डायरेक्शंस ब्लेड की यह पुस्तिका थी। कंकाल को दफनाने के बाद मैंने मैनुअल ले लिया। लू किंग चकित रह गई। उसे एहसास हुआ कि उसके गुरु के साथ अक्सर संयोगवश कई घटनाएं घटित होती रहती थीं। जब वह युवा थे तब उन्होंने अज्ञात मार्शल आर्ट की खोज की जिससे हेल्थ नरिशिंग बॉक्सिंग का जन्म हुआ। जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय भी उसे मार्शल आर्ट की नियमावली मिल जाती थी। इस तरह का सौभाग्य वास्तव में अविश्वसनीय था। लू किंग, मैंने इस 4 दिशाओं वाली तलवार तकनीक के बारे में केवल पढ़ा है, अभ्यास नहीं किया है। चूंकि आपने इस तलवार तकनीक को चुना है, इसलिए मैं आपको केवल कुछ प्रशिक्षण सुझाव दे सकता हूँ, लेकिन आपको हाथ से हाथ मिलाकर लड़ने का अभ्यास नहीं सिखा सकता। इसलिए आप इसमें कितनी महारत हासिल कर सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। शिष्य समझ गया। लू किंग ने सिर हिलाया। हालांकि 4 डायरेक्शंस ब्लेड तकनीक जटिल है, लेकिन अगर इसका गहन अभ्यास किया जाए तो अस्थि एवं मांसपेशी क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी इसकी शक्ति का सामना करना कठिन होगा। लेकिन आपकी मार्शल प्रतिभा को देखते हुए इसमें महारत हासिल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लू किंग पर बूढ़े डॉक्टर के भरोसे ने उन्हें कुछ हद तक शर्मिंदा कर दिया। यदि उसके पास अलौकिक शक्तियां न होती तो वह वास्तव में अपने स्वामी को निराश कर सकता था। अध्याय 53। उस रात लू किंग ने शियाओ यान को सुलाने और काले छोटे जानवर को खाना खिलाने के बाद एक तेल का दीपक जलाया और 4 दिशाओं की तलवारों की मार्गदर्शिका निकाली। दिलचस्प बात यह थी कि काला छोटा जानवर उस रात एक और पुराना जिनसिंग का पौधा लाया था। गुणवत्ता पहले वाले से कम नहीं थी। दुर्भाग्य से लू किंग के पास बदलने के लिए कोई विशेष मछली नहीं थी, इसलिए मछली खाते समय छोटा जानवर स्पष्ट रूप से नाखुश था। लू किंग को वादा करना पड़ा कि वह समय मिलते ही उसके लिए एक विशेष मछली पकड़ेगा, जिससे अंततः जानवर शांत हो गया। हालांकि जाने से पहले छोटा जानवर जिनसिंग अपने साथ नहीं ले गया और उसे वहीं छोड़ गया। इसलिए लू किंग पर अब काले छोटे जानवर का एक विशेष मछली का कर्ज हो गया था। तेज रोशनी वाले तेल के दीपक की रोशनी में लू किंग ने 4 दिशाओं की तलवारों की नियमावली का पहला पृष्ठ खोला। उसने तुरंत देखा कि नियमावली से एक घनी सफेद रोशनी और यहाँ तक कि लाल रोशनी की हल्की झलक भी निकल रही है। 4 डायरेक्शंस ब्लेड।
एक मैनुअल जो उच्च स्तरीय ब्लेड तकनीक को रिकॉर्ड करता है। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में देखने के लिए गूगल पर fire.net वेबसाइट खोजें। मांसपेशी और अस्थि क्षेत्र की ब्लेड तकनीक जो गति और संहार पर जोर देती है। ऐसा कहा जाता है कि इस तलवारबाजी तकनीक का निर्माण मांसपेशी और अस्थि जगत के शिखर पर स्थित एक मार्शल आर्ट मास्टर ने किया था, जिसने इसमें अपना जीवन रक्त न्योछावर कर दिया था। इसी तलवारबाजी तकनीक से उसने एक बार आंतरिक अंगों के जगत के एक मास्टर से युद्ध किया और जीवित बच गया। क्या आप इसे डाउनलोड करके इसका सिमुलेशन करना चाहेंगे? क्या सच में इस मैनुअल में लाल बत्ती जल रही है? लू किंग इस मैनुअल पर जलती लाल बत्ती देखकर हैरान रह गया। इतने लंबे समय से अपनी शक्ति को जागृत करने के कारण वस्तुओं से निकलने वाली रोशनी के बारे में उसकी समझ विकसित हो चुकी थी। लाल बत्ती से जुड़ी कोई भी चीज असाधारण, एक अनमोल खजाना होती थी। चाहे वह अजीब मछली हो या 100 साल पुराना जिनसिंग, सब एक जैसा ही था। ये 4 दिशाओं वाली तलवार का मैनुअल, जिससे निकलने वाली लाल बत्ती उस अजीब मछली और जिनसिंग से भी ज्यादा तेज थी, ने लू किंग को सचमुच चकित कर दिया। हाँ का विकल्प चुनकर उसने 4 डायरेक्शंस ब्लेड की पुस्तिका को देखना शुरू कर दिया। डाउनलोड हो रहा है। वर्तमान प्रगति 1%, 2%, 3%। जैसे जैसे लू किंग पन्ने पलटती गई, डाउनलोड की गति धीरे धीरे बढ़ती गई। 0.97%, 98%, 99%, 100%। डाउनलोड पूरा हो गया। सिमुलेशन शुरू हो रहा है। वर्तमान प्रगति 1%, 2%, 3%। जब लू किंग ने मैनुअल पढ़ना समाप्त किया तो प्रगति पट्टी 100% तक पहुंच गई और एक और प्रगति पट्टी दिखाई दी। तो बात ऐसी है, अगर पता चलता है कि कोई और किसी तकनीक का अभ्यास कर रहा है तो उसे सीधे अनुकरण किया जा सकता है। मैनुअल के लिए उन्हें पहले डाउनलोड करना होगा और फिर अनुकरण करना होगा, लू किंग ने सोचा। उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और कुछ ही समय में प्रगति का पैमाना 100% तक पहुंच गया। सिमुलेशन पूरा हो गया। क्या आप अभ्यास करना चाहेंगे? बिना किसी झिझक के लू किंग ने हाँ चुन ली। अगले ही पल 4 दिशाओं वाली ब्लेड तकनीक के अभ्यास से संबंधित अनगिनत महत्वपूर्ण बिंदु और अंतर्दृष्टि उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। लू किंग ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं और चुपचाप इस जानकारी को ग्रहण किया। काफी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी झलक रही थी। ये 4 डायरेक्शंस ब्लेड तकनीक वास्तव में असाधारण है। अब तक लू किंग ने अपने दिमाग से सारी जानकारी आत्मसात कर ली थी और तकनीक को भलीभांति समझ लिया था। 4 दिशाओं वाली तलवार तकनीक में कुल 9 ही चालें थीं। प्रत्येक चाल शरीर की पूरी शक्ति को एकजुट करके सबसे शक्तिशाली बल और गति उत्पन्न करने पर केंद्रित थी, जो किसी भी शत्रु को काट गिराने में सक्षम थी। तथाकथित 4 दिशाएं केवल 4 मुख्य दिशाओं को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व को संदर्भित करती थीं, जहां तक दृष्टि पहुंचती थी। इस तकनीक को बनाने वाले मार्शल आर्टिस्ट की महत्वाकांक्षा वास्तव में बहुत बड़ी थी। लू किंग ने नियमावली में देखा कि इस तलवार तकनीक के निर्माता का उद्देश्य आंतरिक अंगों के क्षेत्र के स्वामी को प्रतिकारने और हराने के लिए इसका उपयोग करना था। मैनुअल बंद करके लू किंग ने दोपहर में खुद बनाई हुई लकड़ी की तलवार उठाई। ये देखने में सुंदर तो नहीं थी, लेकिन काफी मजबूत थी। इस ग्रामीण इलाके में उसे असली युद्ध तलवार कहाँ मिलती? फिलहाल उसे इसी से काम चलाना पड़ा। आखिर वह सिर्फ अभ्यास कर रहा था, किसी को मारने तो जा नहीं रहा था। लकड़ी का ब्लेड पकड़े हुए लू किंग चुपचाप खड़ा रहा और 4 दिशाओं वाले ब्लेड तकनीक के बारे में गहन चिंतन करने लगा। इन विचारों के आधार पर उसने मैनुअल में दर्ज चालों का अभ्यास शुरू किया। ची और रक्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद शरीर पर उसका नियंत्रण काफी बेहतर हो गया था। हालांकि यह उसका ब्लेड तकनीक का पहला अभ्यास था, फिर भी उसने पहले ही प्रयास में इसे काफी कुशलता से अंजाम दिया। इसका एक कारण 4 दिशाओं वाले ब्लेड तकनीक की चालों की सरलता भी थी। इस तकनीक में 9 चालें शामिल थीं, जिनमें से प्रत्येक सीधी सादी थी और जटिलता के बजाय गति पर केंद्रित थी। इसका अभ्यास करना कठिन नहीं था। असली चुनौती यह थी कि तलवार चलाते समय पूरे शरीर की शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए ताकि प्रत्येक प्रहार में अधिकतम शक्ति उत्पन्न हो सके। इसमें बल उत्पन्न करने की बहुत जटिल विधियां शामिल थीं, जिनमें शरीर की हलचल, पैरों की चाल, कोण और प्रहार करने के तरीके, साथ ही हड्डियों के साथ ची और रक्त का समन्वय शामिल था। इसमें महारत हासिल करने के लिए उच्च स्तर के आत्मनियंत्रण की आवश्यकता थी। कुछ अभ्यासों के बाद लू किंग ने अपनी मानसिक अंतर्दृष्टि की सहायता से तलवार चलाने की बुनियादी चालों में शीघ्र ही महारत हासिल कर ली। हालांकि उसे अभी भी इस तकनीक की अनूठी बल उत्पन्न करने की विधि में कठिनाई हो रही थी। वह शांत रहा और लगातार तलवार चलाने की चालों का अभ्यास करता रहा। जैसा कि कहावत है, अभ्यास से ही निपुणता आती है। उसे विश्वास था कि अपनी अंतर्दृष्टि की सहायता से एक बार जब वह एक निश्चित दक्षता तक अभ्यास कर लेगा तो सब कुछ स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा। वास्तव में जैसे जैसे उनका अभ्यास जारी रहा, तलवार चलाने की उनकी महारत और भी निखरती गई। चालों के बीच का संबंध सहज होता गया और तकनीक निर्बाध रूप से प्रवाहित होने लगी। 4 दिशाओं वाली तलवार तकनीक की 9 चालें, हालांकि सरल थीं, आपस में जुड़ी हुई थीं और एक संपूर्ण इकाई का निर्माण करती थीं। वे शरीर के सभी हिस्सों को भेदने के लिए पर्याप्त थीं, जिससे कोई भी हिस्सा अधूरा न रह जाए। जैसे जैसे लू किंग लगातार अभ्यास करता रहा, उसने तलवार की चालों के बीच के अंतराल को कम से कम कर दिया। अंततः जब उसने आखिरी कमी को भी दूर कर दिया तो उसे एक एहसास हुआ। अगले ही पल उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपने पूरे शरीर में ऊर्जा और रक्त को संयोजित किया, जो तुरंत फूट पड़ा और उसने तलवार से जोरदार प्रहार किया। वूश! तेज हवा के बल से घास बिखर गई और उसके पैरों के नीचे की घास दबकर जमीन पर गिर गई।
इस प्रहार के बाद लू किंग स्थिर खड़ा रहा, उसके चेहरे पर खुशी का भाव था। तो यह ऊर्जा और रक्त के जुड़ने और तुरंत फूट पड़ने की अनुभूति है। अभी अभी लू किंग ने आखिरकार ची और रक्त के प्रवाह को तलवार के प्रहार के साथ समन्वित करके उसकी शक्ति को अधिकतम करने का तरीका समझ लिया था। 4 दिशाओं वाली तलवार पुस्तिका में दिए गए विवरण के अनुसार केवल इसे प्राप्त करने पर ही इस तकनीक में सही मायने में प्रवेश माना जा सकता था। यदि वह ची और रक्त के प्रवाह के साथ तलवार की सभी चालें सफलतापूर्वक कर पाता तो वह तलवार चलाने की तकनीक में मामूली सफलता प्राप्त कर लेता। यह आसान नहीं था। मेरी क्षमताओं के बिना मुझे 4 डायरेक्शंस ब्लेड की मूल बातें सीखने में 1 और महीना लग सकता था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि लू किंग ने कुछ ही घंटों में इस तकनीक की शुरुआत आसानी से सीख ली थी, लेकिन असल में ये कितना मुश्किल था ये सिर्फ वही जानता था। अपनी क्षमताओं की मदद से वह ज्ञान की अवस्था में पहुंच गया था, फिर भी बुनियादी बातों में महारत हासिल करने में उसे काफी समय लगा। जाहिर है इसका एक कारण ये भी था कि उसने पहले कभी तलवारबाजी की तकनीक का अभ्यास नहीं किया था। आम मार्शल आर्टिस्टों को शायद ही कभी ज्ञान प्राप्त होता है और उनके लिए 4 दिशाओं वाली तलवारबाजी में महारत हासिल करने में 1 साल या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। लकड़ी का ब्लेड पकड़ते हुए लू किंग ने मौका देखकर वार करने और अभ्यास जारी रखने का इरादा किया। अचानक उसे ब्लेड से चटकने की आवाज सुनाई दी। दरअसल उसने आखिरी वार में बहुत ज्यादा बल लगा दिया था, जिससे लकड़ी का ब्लेड चटक गया। लगता है मुझे असली ब्लेड पाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। अध्याय 54। लू किंग ने मूल रूप से 4 दिशाओं वाली ब्लेड तकनीक का अभ्यास एक ही बार में थोड़ी सफलता के साथ करने का इरादा किया था। अप्रत्याशित रूप से उसकी लकड़ी की तलवार टूट गई, जिससे वह कुछ हद तक निराश हो गया। भविष्य में बड़ी सफलता या पूर्णता प्राप्त करने के बारे में वह फिलहाल इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता था। उस क्षेत्र तक केवल टेंडन और बोन्स क्षेत्र या उससे ऊपर के विशेषज्ञ ही पहुंच सकते थे, न कि उसके जैसे मात्र ची और ब्लड क्षेत्र के साधक के लिए इसकी कोई आशा कर सकता था। हालांकि वह अपने मन में तलवार चलाने की तकनीक के मुख्य बिंदुओं और बारीकियों को समझता था, फिर भी उसने उन्हें आजमाने का साहस नहीं किया। अत्यधिक बल प्रयोग की वह विधि ऐसी थी जिसे उसका वर्तमान शरीर सहन नहीं कर सकता था। केवल टेंडन और बोन्स के स्तर या उससे ऊपर के लोग ही अपने शरीर को इतनी सीमा तक ले जाने की हिम्मत कर सकते हैं। दरअसल लू किंग की वर्तमान प्रारंभिक स्तर की ची और रक्त क्षमता को देखते हुए यह असंभव था कि वह 4 दिशाओं की ब्लेड तकनीक में थोड़ी सी भी सफलता प्राप्त कर सके। उसकी ऊर्जा और रक्त इतने निरंतर हमलों को सहन करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। यह महसूस करते ही तलवारबाजी की तकनीक का अभ्यास करने के उत्साह से उत्तेजित लू किंग का मन शांत हो गया। उसने अपने हाथ में मौजूद लकड़ी के ब्लेड पर एक नजर डाली, अपना सिर हिलाया और अंदर जाने से पहले उसे छज्जे के नीचे लकड़ी के ढेर में फेंक दिया। अगली सुबह नाश्ता तैयार करने के बाद लू किंग ने स्वास्थ्यवर्धक मुक्केबाजी के कई सेटों का अभ्यास किया, जिससे उसकी सांस नियमित हो गई और उसकी ऊर्जा और रक्त पूरी तरह से स्फूर्तिवान हो गए। फिर उसने बर्फ जैसी सफेद चीनी मिट्टी की एक बोतल निकाली, उसमें से एक गोली निकाली, उसे निगल लिया और औषधीय शक्ति को आत्मसात करने के लिए अभ्यास जारी रखा। अपने गुरु के निर्देशों के अनुसार प्रतिदिन एक रक्तपूर्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली लेना सबसे अच्छा था। इससे अधिक मात्रा लेने पर शरीर तुरंत सारी औषधीय शक्ति को पचा नहीं पाएगा, जिससे अनावश्यक अपव्यय होगा। उस छोटे से काले जानवर से प्राप्त 100 साल पुरानी जिनसिंग को परिष्कृत करके 20 रक्तपूर्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियां बनाई गई थीं, जो लू किंग के लिए आधे महीने से अधिक समय तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त थीं। 20 गोलियां खाने के बाद वह निस्संदेह ची और रक्त के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति करेगा। जहां तक उस जिनसेन की बात है जिसे वह छोटा काला जानवर कल रात लाया था, लू किंग ने ब्लड रिप्लेनिशिंग और क्यूई बूस्टिंग पिल्स की मौजूदा बोतल खत्म करने के बाद इसका इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। रक्त की पूर्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली की औषधीय शक्ति कल के गोल्डन लोच टॉनिक की तुलना में कहीं अधिक सौम्य थी। कुछ समय तक स्वास्थ्यवर्धक मुक्केबाजी का अभ्यास करने और धीरे धीरे औषधीय शक्ति को आत्मसात और परिष्कृत करने के बाद लू किंग ने अपना अभ्यास समाप्त कर दिया। अपनी ऊर्जा और रक्त में बढ़ी हुई शक्ति को महसूस करते हुए वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ। इसके बाद वह शियाओ यान को जगाने गया, जो अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी, ताकि उसे नाश्ता करा सके। शियाओ यान, क्या तुम्हारी लंबाई बढ़ गई है? छोटी बच्ची का चेहरा धोने और दांत साफ करने में मदद करते समय लू किंग ने देखा कि उसकी आस्तीन थोड़ी छोटी है और वह पूछे बिना नहीं रह सकी। सच में भाई, पहले तो थोड़ी सी नींद में डूबी हुई शियाओ यान अचानक जाग गई। मुझे नापने दीजिए। लू किंग ने उसका चेहरा पोंछा और उसकी लंबाई मापने के लिए उसे दहलीज पर खड़ा कर दिया। नापने के बाद उसने पाया कि वह वास्तव में थोड़ी लंबी हो गई थी। तुम्हारी लंबाई बढ़ गई है। देखो, पिछली बार हमने यह निशान बनाया था और यह नया निशान है। लू किंग ने दरवाजे पर बने निशानों की ओर इशारा किया। जब भी वह शियाओ यान की ऊंचाई नापता था तो वह एक निशान बनाता था, और यह नया निशान वाकई पिछले वाले से ऊंचा था। मैं सचमुच लंबा हो गया हूँ। शियाओ यान ने खुशी से भरे चेहरे के साथ उन निशानों की ओर देखा। लू किंग ने अपना सिर खुजलाया। न केवल उसकी लंबाई बढ़ गई थी, बल्कि उसके स्वास्थ्य में भी काफी सुधार हुआ था। उसके बाल अब सूखे और पीले नहीं थे, उसका रंग गुलाबी था। जब वह पहली बार जागा था तब की तुलना में कहीं बेहतर। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं और खाना खाते हैं। अगर तुम अच्छे से खाओगे तो जल्द ही और लंबे हो जाओगे। दरवाजे पर बने निशानों को देखकर शियाओ यान को अभी भी मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए देखकर लू किंग मुस्कुराई और उसे प्रोत्साहित किया। परिणामस्वरूप उस छोटे बच्चे ने नाश्ते के दौरान आधा कटोरा अधिक खा लिया।
नाश्ते के बाद लू किंग शियाओ यान को अपने गुरु से मिलने और उनसे सीखने के लिए हाफवे हाउस ले गई। लू किंग ने बूढ़े डॉक्टर को यह नहीं बताया कि उसने पहले ही 4 दिशाओं वाली ब्लेड तकनीक का अभ्यास शुरू कर दिया था। हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए। रातों रात स्वास्थ्यवर्धक मुक्केबाजी में उनकी महारत ने उनके गुरु को चौंका दिया था। उस समय वह अचानक ज्ञानोदय होने का बहाना बना सकता था, लेकिन उन्हें हमेशा अचानक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता था, अन्यथा ये बहुत ही आश्चर्यजनक होता। इसलिए लू किंग ने फिलहाल चुपचाप रहने और इस बात को गुप्त रखने का फैसला किया। उस सुबह कुछ खास नहीं हुआ। बूढ़े डॉक्टर ने लू किंग को औपचारिक रूप से कुछ चिकित्सा सिद्धांत और औषधीय जड़ी बूटियों को सुखाने और भंडारण करने के बारे में ज्ञान सिखाना शुरू किया। जल्द ही सुबह बीत गई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लू किंग ने शियाओ यान को हाफवे हाउस में छोड़ दिया और बाहर जाने का बहाना ढूंढ लिया, ये कहते हुए कि वह ग्रैंड बाजार से कुछ चीजें खरीदना चाहता है। अब चूंकि लू किंग ची और रक्त क्षेत्र का एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट था और वह भी काफी चतुर, इसलिए बूढ़े डॉक्टर को स्वाभाविक रूप से उसके बारे में कोई चिंता नहीं थी। ये सुनकर कि वह कुछ चीजें खरीदना चाहता है, वह तुरंत सहमत हो गया। हाफवे हाउस छोड़कर लू किंग घर गई, कुछ चांदी ली, एक बड़ी बांस की टोकरी उठाई, गांव के प्रवेश द्वार पर पवित्र पेड़ के चारों ओर एक लाल धागा बांधा और सीधे ग्रैंड बाजार की ओर चल पड़ी। कुछ ही समय बाद लू किंग की आकृति ग्रैंड बाजार में दिखाई दी। भीड़भाड़ देखकर वह मुस्कुराया। जी हाँ, आज ग्रैंड बाजार में बाजार का दिन था। भाई वांग दान के साथ अपनी पिछली भव्य खरीदारी यात्रा के बाद से लू किंग वापस नहीं लौटा था। उन्हें पता था कि उस यात्रा के दौरान उनका प्रदर्शन काफी ध्यान खींचने वाला रहा था। लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए वह वापस ही नहीं आया। अब जबकि वह कुछ आत्मरक्षा क्षमता के साथ ची और रक्त क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था और घर का खाना लगभग खत्म हो चुका था, उसने आपूर्ति फिर से भरने का फैसला किया। हालांकि आज उनका उद्देश्य केवल रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदना नहीं था, बल्कि कुछ और भी महत्वपूर्ण था। ग्रैंड बाजार में घूमते हुए लू किंग को जल्द ही अपना लक्ष्य मास्टर मा मिल गया। वह उसका अभिवादन करने ही वाला था कि रुक गया और एक तरफ हट गया, क्योंकि उसने मास्टर माँ के बगल में किसी को देखा था। एक युवक आलीशान कपड़े पहने हुए था, जिसके चेहरे पर घमंडी भाव था। उसके पीछे कई हटे कट्टे और प्रभावशाली पुरुष थे, जिनसे हल्के में लेना उचित नहीं था, विशेषकर इसलिए क्योंकि लू किंग ने देखा कि पहले दबंग रहने वाले मास्टर माँ अब उस युवक के साथ मेलजोल बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उसने चुपचाप अवलोकन करने और ये देखने का फैसला किया कि क्या हो रहा है। मास्टर माँ और उनके समूह को पास आते देख लू किंग चुपचाप छिप गया। अपनी उपस्थिति कम करते हुए ध्यान से सुनने लगा। उन्होंने अपनी क्षमताओं का उपयोग उनकी जानकारी की छानबीन करने के लिए नहीं किया। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर FIR वेबसाइट खोजें। ची और रक्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उन्हें पता चला कि मार्शल आर्टिस्ट दूसरों की जांच पड़ताल के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। अपनी क्षमताओं का उपयोग करने से वे सतर्क हो सकते हैं, जिससे परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए उसने केवल सुनने और ये देखने की योजना बनाई कि क्या वह कोई उपयोगी जानकारी जुटा सकता है। सौभाग्यवश उस अभिमानी युवक ने अपनी आवाज धीमी करने की जहमत नहीं उठाई। मागू, तुम्हारा घर सचमुच बहुत जर्जर है, बिल्कुल शहर के पश्चिम में उन गलियों की तरह जहां भिखारी सोते हैं, गंदा और बदबूदार। भव्य बाजार से गुजरते हुए आलीशान कपड़े पहने युवक के चेहरे पर घृणा के भाव दिखाई दिए। युवा स्वामी वेई, आप कुलीन परिवार से हैं और स्वाभाविक रूप से मेरे ग्रामीण परिवेश से परिचित नहीं हैं, मुझे क्षमा करें। मागू थोड़ा झुका, उसका चेहरा विनम्रता से भरा हुआ था। अगर मुझे अपने पिता के लिए जन्मदिन का अच्छा उपहार ढूंढने के लिए पहाड़ों में जाने की जरूरत न होती और मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह न होती, तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। ये सचमुच घिनौना है। बाजार में बिक रहे सुअर के अंगों को देखकर युवक को लगभग उल्टी आने लगी। इस जगह पर इतने घटिया मांस को बेचने वाले लोग कैसे हो सकते हैं? अध्याय 55। मागो, ये क्या है? इतना घटिया मांस, क्या इसे लोग खाते हैं? आलीशान कपड़े पहने, पीला चेहरा लिए उस युवक ने मांस की दुकान की ओर इशारा किया। उसकी आवाज कुछ तीखी थी, विशेषकर स्टॉल पर रखे सुअर के अपशिष्ट पदार्थ, जिनकी हल्की सी गंध हवा में फैल रही थी, जिससे उसे लगभग उल्टी आने वाली थी। उसकी उंगली का पीछा करते हुए मागो ने देखा कि वह सुअर के मांस के स्टॉल की ओर इशारा कर रहा था और वह खुद को असहाय महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय पूरा ग्रैंड बाजार सन्नाटे में था। जहाँ तक मांस के स्टॉल के मालिक की बात है, वह पहले से ही डर से कांप रहा था। उसका मजबूत शरीर थरथरा रहा था, मानो वह स्टॉल के नीचे छिपना चाहता हो। आलीशान कपड़े पहने वह युवक स्पष्ट रूप से किसी कुलीन व्यक्ति का था। यहाँ तक कि लॉर्ड माँ को भी विनम्रता दिखानी पड़ी तो एक ग्रामीण सुअर का मांस बेचने वाले की तो बात ही क्या, जो उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। युवा स्वामी वेई, ये ग्रामीण इलाका है, स्वाभाविक रूप से ये गरीब लोग अच्छी चीजें नहीं खरीद सकते, मागो ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। आप एक कुलीन व्यक्ति हैं, ये स्वाभाविक है कि आप ऐसी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलिए हम उधर चलते हैं ताकि आपकी आंखें गंदी ना हों। मैंने घर की सफाई करवा दी है, आप कभी भी आकर रह सकते हैं। तो चलो जल्दी चलते हैं।
अगर मैं यहाँ और रुका तो बेहोश हो सकता हूँ। आलीशान कपड़े पहने उस युवक ने अपनी नाक और मुंह ढक लिए। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था और वह तेजी से आगे बढ़ा। मागो भी तुरंत उसके पीछे पीछे चला गया। जहाँ तक आलीशान कपड़े पहने उस युवक के पहरेदारों की बात है, उन्होंने शुरू से अंत तक एक शब्द भी नहीं कहा था और उनके चेहरे के भावों में भी ज्यादा बदलाव नहीं आया था। आलीशान कपड़े पहने उस युवक और उसके दल के चले जाने के बाद ग्रैंड बाजार में लोगों को दोबारा हिलने डुलने की हिम्मत करने में काफी समय लग गया। लू किंग भी भीड़ से बाहर निकली। वह गहनों से सजे वस्त्र पहने युवक और उसके साथियों की ओर देखता रहा, विचारों में डूबा हुआ। आलीशान कपड़े पहने ये युवक स्पष्ट रूप से शहर का कोई कुलीन व्यक्ति था। ये पहली बार था जब उनका सामना किसी शहर के रईस से हुआ था और वास्तव में उनमें काफी अकड़ थी। उसके पीछे चल रहे कुछ पहरेदारों को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता था। हालांकि लू किंग ने उनकी पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं किया था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि वे सभी गार्ड उससे कहीं अधिक मजबूत थे। इनमें से कोई भी संभवतः आंतरिक अंगों के दायरे से नीचे नहीं था। वह इस युवक की पृष्ठभूमि के बारे में सोचने लगा, जिसके पास इतने शक्तिशाली सुरक्षाकर्मी थे। असल में वह मागो से संपर्क करना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज कोई अवसर नहीं था। लू किंग ने ग्रैंड बाजार में अपनी खरीदारी जारी रखने का फैसला किया और घर ले जाने के लिए और अधिक भोजन खरीदा, क्योंकि उनके पास चावल, आटा और मांस लगभग खत्म हो चुका था। नमक की बात करें तो उनके पास अभी भी पर्याप्त मात्रा में नमक था। उनके मालिक ने पिछली बार शहर जाते समय एक बड़ा थैला खरीदा था, जो अगले साल तक चलने के लिए पर्याप्त था। जहां एक और लू किंग खुशी खुशी खरीदारी कर रही थी, वहीं दूसरी ओर मागो, जिसने अभी अभी आलीशान कपड़े पहने उस युवक और उसके दल के लिए रहने की व्यवस्था की थी, कड़वे चेहरे के साथ घर से बाहर निकली। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वे परिवार का युवा स्वामी अचानक उनके छोटे से घर में प्रकट हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसे मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन करना था। अन्यथा यदि कबीले को पता चल गया कि उसने वेई परिवार के युवा स्वामी का ठीक से सत्कार नहीं किया था, तो वह गंभीर मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन वेई परिवार का ये युवा स्वामी शहर में बेहद अहंकारी और सेवा करने में मुश्किल व्यक्ति के रूप में कुख्यात था। अगर वह इससे बच सकता तो वह ऐसे छोटे तानाशाह के साथ जुड़ना नहीं चाहता। अच्छी मेहमान नवाजी से उसे कोई पुण्य नहीं मिलेगा और खराब मेहमान नवाजी से उसे बहुत परेशानी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर युवा स्वामी को यहाँ रहते हुए कुछ भी हो जाता है तो कबीला भी उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा। अपनी अनिच्छा के बावजूद मागो के पास कोई विकल्प नहीं था। वह केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि युवा मालिक को जल्दी ही वह मिल जाए जो वह चाहता है और वह चला जाए, नहीं तो वह जितना अधिक समय तक वहाँ रहेगा, मागो की चिंता उतनी ही बढ़ती जाएगी। मागो निराशा से भरी हुई ग्रैंड बाजार की ओर चल पड़ी। उसे वहाँ कुछ चीजों को जल्दी से निपटाने की जरूरत थी, जैसे कि मुर्गियों, बत्तखों और सुअर के मांस की बिक्री को अस्थायी रूप से रोकना, ताकि स्वच्छता के प्रति जुनूनी युवा मालिक को नाराज न किया जा सके। ग्रैंड बाजार पहुंचते ही मागो ने सबसे पहले सुअर के मांस के स्टॉल की ओर रुख किया। स्टॉल चलाने वाला मोटा आदमी आमतौर पर उसके प्रति बहुत सम्मानजनक व्यवहार करता था, इसलिए उसने उसे आराम करने देने का फैसला किया। युवक, इधर देखो, आज का सुअर का मांस विशेष रूप से स्वादिष्ट है। तुम्हें कौन सा टुकड़ा चाहिए, मैं तुम्हें छूट दूंगा। मागो के सुअर के मांस के स्टॉल तक पहुंचने से पहले ही उसने यह वाक्य सुना। उसे जिज्ञासा हुई। मोटा आदमी आमतौर पर मांस बेचते समय कंजूस रहता था। हालांकि वह किसी को कम मांस नहीं देता था, लेकिन 1 पाउंड से थोड़ा सा भी कम नहीं करता था। आज अचानक वह इतना उदार क्यों हो गया था? फिर उसने देखा कि एक युवक बांस की टोकरी लिए दुकान के सामने खड़ा मांस चुन रहा था। वह आकृति कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वह कौन था। जब मागो अभी भी सोच ही रहा था, तभी उसने देखा कि बांस की टोकरी लिए हुए युवक खड़ा हुआ और उसने स्टॉल पर रखे मांस की ओर इशारा किया। बॉस, मुझे ये टुकड़ा चाहिए, सबसे बड़ा वाला। अंततः मागो ने उस युवक का साइड प्रोफाइल देखा और उसे याद आ गया कि वह कौन था। वह वही युवक था जिसने पिछले महीने डॉक्टर चेन का शिष्य होने का दावा किया था। लू किंग को देखकर मागो को कुछ बातें याद आ गईं। लगभग 6 महीने पहले लू किंग ग्रैंड बाजार में आई थी और उसने डॉक्टर चेन की शिष्य होने का दावा करते हुए बहुत सी चीजें खरीदी थीं। इसके बाद मागो ने अपने आदमियों को ज्यूली गांव में जांच करने के लिए भेजा था। बाद में पता चला कि उस युवक ने झूठ नहीं बोला था, वह वास्तव में डॉक्टर चेन से सीख रहा था। इससे मागो में जिज्ञासा जागृत हुई और वह लू किंग के करीब आने के तरीकों पर विचार करने लगा। हालांकि उस यात्रा के बाद लू किंग फिर कभी ग्रैंड बाजार में नहीं दिखाई दी। इससे मागो की सारी तैयारियां बेकार हो गईं। अपनी हैसियत को देखते हुए वह लू किंग से संपर्क करने के लिए सक्रिय रूप से ज्यूली गांव नहीं जा सकता था, अन्यथा कोई भी समझ जाता कि उसके कुछ गुप्त इरादे हैं। उसे लगा था कि मौका हाथ से निकल गया है, लेकिन अब लू किंग फिर से सामने आ गई है। मागो बेहद खुश हुआ और वह वेई परिवार के युवा स्वामी द्वारा लाई गई परेशानियों को अस्थायी रूप से भूल गया। वह चलकर आया और बोला, युवा लू, बहुत दिनों बाद मिले। लू किंग, जो मालिक को मांस का अपना मनपसंद टुकड़ा काटते हुए देख रहा था, ये सुनकर अपना सिर घुमाया। मागो को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। क्या यह वही व्यक्ति नहीं था जो शहर से आए उस रईस के साथ था? वह यहाँ क्यों था? लेकिन लू किंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और मुस्कुराते हुए कहा, ये तो लॉर्ड मा हैं। बहुत दिनों बाद मिले। इस समय मागो ने लू किंग के वर्तमान रूप को अच्छी तरह से देखा। वह स्तब्ध रह गया। लगभग आधे महीने पहले की तुलना में लू किंग में काफी बदलाव आ चुका था।
पिछली बार जब लू किंग ग्रैंड बाजार आया था तब वह दुबला पतला था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके कपड़े पाबंद लगे हुए थे। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर n0vfr.net वेबसाइट खोजें। वह देखने में एक आम गरीब ग्रामीण लड़के जैसा लग रहा था। यही एक कारण था कि मागो ने अपने आदमियों को ज्यूली गांव में जांच करने के लिए भेजा था। उनके विचार में यदि लू किंग वास्तव में डॉक्टर चेन का शिष्य होता तो उसे इतनी गरीबी में नहीं रहना चाहिए था। लेकिन अब हालांकि लू किंग के कपड़ों में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था, उसकी शारीरिक स्थिति में काफी सुधार हो गया था। वह अब दुबला पतला नहीं था, लंबा और सीधा खड़ा होता था, उसका रंग स्वस्थ था और आंखें चमकदार थीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मागो को लू किंग के भीतर उमड़ती ऊर्जा का हल्का सा एहसास हो रहा था। एक ची और रक्त क्षेत्र का योद्धा, मागो का दिल सदमे से भर गया था। अध्याय 56। लू किंग के शरीर में रक्त ऊर्जा की हल्की लेकिन स्पष्ट शक्ति को महसूस करते हुए मागो को लगा मानो उसकी दुनिया उलट पुलट हो गई हो। पिछली बार जब उसने लू किंग को ग्रैंड बाजार में देखा था तब वह लड़का एक कमजोर पीले चेहरे वाला युवक मात्र था जिसे मार्शल कला का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन अब वह यहाँ ऊर्जा और रक्त के क्षेत्र का एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट था। ये कैसे संभव था? अभी तो 1 महीना भी नहीं बीता था। 1 महीने से भी कम समय में वह एक अनुभवहीन लड़के से ची और रक्त क्षेत्र के योद्धा में परिवर्तित हो गया था। मागो की साधना की समझ पूरी तरह हिल गई थी। लू किंग की तीव्र प्रगति देखकर वह चकित रह गया। पिछली बार जब लू किंग ने ग्रैंड बाजार का दौरा किया था तब उसके शरीर पर मार्शल कला का कोई निशान नहीं था। स्वयं एक टेंडन्स एंड बोन्स क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते मागो को इस बात का पूरा यकीन था। लेकिन अब उसे जो सदमा लगा वह और भी तीव्र था। वह ये समझ ही नहीं पा रहा था कि लू किंग इतने कम समय में एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट कैसे बन गया। जब उन्होंने 13 वर्ष की आयु में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण शुरू किया था तब 18 वर्ष की आयु तक ची और रक्त क्षेत्र में प्रवेश करने में उन्हें पूरे 5 वर्ष लग गए थे, और वह भी अपने परिवार के सहयोग से। तब भी उनके परिवार ने उनके लगनशील प्रयासों और तीव्र प्रगति की प्रशंसा की थी। मागो, जो अपने परिवार की एक ऐसी शाखा से आते थे जिसके पास कम संसाधन थे, उनके लिए 18 साल की उम्र में मार्शल आर्टिस्ट बनना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जो उनकी प्रतिभा को दर्शाती थी। लेकिन अब लू किंग के सामने उसका सारा पिछला घमंड बिल्कुल महत्वहीन लग रहा था। 1 महीने से भी कम समय में ची और रक्त स्तर प्राप्त करना, ये गति शहर के प्रतिष्ठित परिवारों द्वारा सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित तथाकथित मार्शल आर्ट के धुरंधरों को भी पीछे छोड़ देगी। लू किंग के रूपांतरण को देखकर मागो लगभग स्तब्ध रह गई। मागो के अचंभित चेहरे को देखकर लू किंग ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, मास्टर माँ, क्या आप ठीक हैं? मागो अचानक होश में आया। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, बस यंग मास्टर लू, आप में आए बदलावों ने मुझे चौंका दिया है। ओह, मैं हाल ही में अपने गुरु के साथ साधना कर रहा था, अपने शरीर को प्रशिक्षित कर रहा था। कुछ समय बाद मैंने थोड़ी प्रगति की जिससे आप मेरे कमजोर प्रयास पर हंस पड़े, लू किंग ने विनम्रता से कहा। इस टिप्पणी से मागो अवाक रह गया। अगर ये थोड़ी सी प्रगति थी तो 20 वर्षों के उसके प्रयासों का क्या मतलब था जब वह मुश्किल से ही टेंडन्स एंड बोन्स दायरे में प्रवेश कर पाया था। हालांकि मागो के मन में एक विचार आया। दरअसल लू किंग के गुरु प्रसिद्ध चिकित्सक बूढ़े डॉक्टर चेन थे। यहाँ तक कि काउंटी मजिस्ट्रेट भी इस रहस्यमय व्यक्ति की प्रशंसा करते थे। शायद लू किंग की तीव्र प्रगति का संबंध उनके गुरु के मार्गदर्शन से था। ये सारे विचार उसके मन में दौड़ रहे थे, लेकिन मागो की मुस्कान में कोई बदलाव नहीं आया। युवा स्वामी लू, आप बहुत ही विनम्र हैं। आपकी उम्र में ची और रक्त स्तर प्राप्त करना शहर में भी आपको एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाएगा। मास्टर माँ, आपको शहर के बारे में काफी जानकारी लगती है? लू किंग ने उत्सुकता से पूछा। लू किंग के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मागो उसकी ची और रक्त स्तर की स्थिति को पहचान सकता था। पर्याप्त साधना वाला मार्शल आर्टिस्ट स्वाभाविक रूप से प्रबल रक्त ची और मजबूत आत्मा का प्रदर्शन करता है, जब तक कि वह अपनी मार्शल पहचान को छिपाने के लिए किसी विशेष छिपाव तकनीक का अभ्यास न करे या अपने सार और आत्मा पर असाधारण नियंत्रण न रखता हो। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं वहाँ कुछ साल रहा था, मागो ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। मैं समझ गई। लू किंग ने सिर हिलाया और यह जानने की कोशिश नहीं की कि मागो, जो कभी शहर में रहती थी, अब छोटे से ग्रैंड बाजार में क्यों रहती है। मास्टर माँ, चूंकि आप शहर में रहते थे इसलिए आपको अच्छी जानकारी होगी। मुझे एक दुविधा है, आशा है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। मागो की दिलचस्पी बढ़ गई। वह लू किंग के करीब आने का रास्ता तलाश रहा था और अब उसे यह मौका मिल गया था। आपको क्या परेशानी है युवा स्वामी लू? मैं एक युद्ध तलवार खरीदना चाहता हूँ, लेकिन ग्रैंड बाजार में कोई उपलब्ध नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुझे ये कहाँ मिल सकती है? एक युद्ध तलवार? मागो अचंभित रह गया। हाँ, मुझे हाल ही में तलवारबाजी की तकनीकों में रुचि हुई है, लेकिन मेरे पास उपयुक्त हथियार नहीं है, लू किंग ने सीधे सीधे समझाया। क्योंकि मागो ने पहले ही उसकी युद्ध क्षमता को पहचान लिया था, इसलिए उसे संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखी। मागो को लू किंग की हथियार पाने की इच्छा में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए उपयुक्त हथियार की तलाश करना पूरी तरह से सामान्य बात थी। अच्छी युद्ध तलवार की बात करें तो मागो ने सोचा, शायद आपको वह शहर में ही मिल जाएगी।
वहाँ कुछ ही दुकानें हैं जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा है, सिर्फ शहर में। लू किंग हिचकिचाई। बिल्कुल सही, अधिकांश कुशल लोहार शहर में ही इकट्ठा होते हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोहार होते हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से कच्चे कृषि उपकरण बनाते हैं। युद्ध की तलवार बनाने के लिए उच्च स्तरीय ढलाई कौशल की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर ग्रामीण लोहारों में नहीं होता है, मागो ने समझाया। लू किंग की झिझक देखकर मागो के दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। क्या आप कभी शहर नहीं गए, युवा स्वामी लू? मागो ने पूछा। लू किंग ने आह भरी। सच कहूं तो मास्टर माँ, मेरे पास समय नहीं है। इसके अलावा मेरे गुरु ने मुझे प्रशिक्षण पूरा होने से पहले अकेले शहर जाने से मना किया है। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर ZeroWelfare.net वेबसाइट खोजें। बूढ़े डॉक्टर चेन ने कभी ऐसी बात नहीं कही थी, लेकिन लू किंग को मागो से निपटने के लिए अपने गुरु के अधिकार का उपयोग करना उपयोगी लगा। मालिक के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। यह वाकई थोड़ा पेचीदा मामला है, मागो ने सहानुभूति जताते हुए कहा। लू किंग के अनिच्छुक भाव को देखकर मागो को पता चल गया कि यह सही समय है। कुछ क्षण तक बनावटी झिझक के बाद उसने कहा, यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं युवा स्वामी लू, तो मैं आपकी ओर से शहर से एक युद्ध तलवार खरीद सकता हूँ। सचमुच? लू किंग की आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर संदेह से उनकी चमक फीकी पड़ गई। क्या यह आपके लिए बहुत ज्यादा झंझट नहीं होगा, मास्टर माँ? लू किंग के उत्सुक लेकिन संकोची चेहरे को देखकर मागो को हंसी आ गई। युवा लोग कितने भोले होते हैं, वह हंसते हुए बोला। इसमें कोई परेशानी नहीं है, हम आपस में अच्छे से घुल मिल जाते हैं, और यह एक छोटी सी मदद है। इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लू किंग के चेहरे के भाव बदल गए, जिससे आंतरिक संघर्ष के संकेत मिले। अंत में मानो कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन्होंने कहा, तो मुझे आपको परेशान करना ही होगा। स्वामी माँ, सफलता। मागो बेहद खुश थी। अपनी मुस्कान दबाते हुए उसने पूछा, युवा स्वामी लू, आप किस तरह की युद्ध तलवार की तलाश में हैं? अध्याय 57। मास्टर माँ, यंग मास्टर लू को किस तरह का युद्ध तलवार चाहिए? लू किंग ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा। मास्टर माँ, युद्ध तलवार खरीदने में कितना खर्च आता है, ये कहना मुश्किल है, मागो ने कुछ कठिनाई से उत्तर दिया। एक साधारण युद्ध तलवार की कीमत कुछ ही चांदी के सिक्कों में हो सकती है। एक बेहतर परिष्कृत तलवार की कीमत दर्जनों सिक्कों से शुरू हो सकती है। यदि इसमें विशेष धातु मिलाने जैसी विशेष आवश्यकताएं हों, तो कीमत 100 टेल से भी अधिक हो सकती है। और जो लोग विलासिता पसंद करते हैं, तलवार की मूठ और म्यान में रत्न और जेड जड़वाते हैं, उनके लिए कीमत और भी अनिश्चित होती है। ये हजारों टेल्स तक पहुंच सकती है। लू किंग ने तुरंत जवाब दिया, मुझे किसी भी तरह की भव्य सजावट की जरूरत नहीं है। कृपया मास्टर माँ, बस मुझे एक सरल लेकिन मजबूत और तेज धार वाली परिष्कृत युद्ध तलवार दिलवा दीजिए। ये बहुत ज्यादा फैंसी नहीं होनी चाहिए। कीमत की बात करें तो अगर यह 50 चांदी के सिक्कों के अंदर है, तो मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। ये कहते हुए लू किंग ने अपनी छाती से चांदी की एक सिल्ली निकाली और कहा, ये लीजिए 10 टाइल चांदी जमा के तौर पर। मास्टर माँ ने चमकीली चांदी की ईंट को देखा और मन ही मन सोचा कि बूढ़ा डॉक्टर वास्तव में लू किंग पर बहुत स्नेह रखता है, तभी तो उसने उसे इतनी चांदी यूं ही दे दी। जब वह छोटा था और परिवार के सहारे जीवन यापन करता था, तब भी उसके पास 10 टाइल चांदी के सिक्के होना दुर्लभ बात थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह तो स्वाभाविक ही था। लू किंग की युद्धकला की प्रतिभा को देखते हुए कोई भी प्रतिष्ठित परिवार निश्चित रूप से उसे अपने पूरे प्रयास से प्रशिक्षित करना चाहेगा। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर वेबसाइट खोजें। ऐसे उत्कृष्ट शिष्य पर बूढ़े डॉक्टर का ध्यान न देना असामान्य बात होगी। 50 टाइल चांदी में एक बेहतरीन और परिष्कृत युद्ध तलवार खरीदी जा सकती है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इसे ध्यान से चुन लूंगा। अगले ग्रैंड बाजार के दिन आकर इसे ले जाना। मागो ने बिना किसी झिझक के चांदी स्वीकार कर ली। धन्यवाद गुरुजी माँ, लू किंग ने गंभीरता से कहा। वह जानता था कि मागो के उसकी मदद करने के पीछे कुछ और ही इरादे थे, लेकिन क्या वह मागो का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था? आज के समय में बिना किसी कारण के कौन दूसरों की मदद करेगा? इसके विपरीत उनके मालिक जैसे सच्चे दयालु लोग दुर्लभ थे और आसानी से नहीं मिलते थे। युवा स्वामी लू, चूंकि आप यहाँ ग्रैंड बाजार में हैं, तो क्यों न मेरे घर पर एक छोटी सी सभा में आएं? मुझे ठीक से मेजबानी करने का मौका दें। चांदी प्राप्त करने और उनकी बातचीत को अच्छी तरह से आगे बढ़ते हुए देखकर मागो ने उसे आमंत्रित करने का अवसर लिया। खैर, लू किंग हिचकिचाई, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मास्टर माँ, क्या आपको उस कुलीन युवा स्वामी पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है? वह बहुत ही प्रतिष्ठित प्रतीत होते हैं। लानत है। लू किंग द्वारा याद दिलाए जाने पर मागो को अपने महल में रहने वाले युवा स्वामी की याद आ गई। वह कुछ समय से बाहर था और उसे नहीं पता था कि युवा मालिक को किस चीज की जरूरत हो सकती है। अगर वह उसे नहीं ढूंढ पाता और गुस्सा हो जाता, तो मुसीबत हो जाती। ये सोचकर मागो ने जल्दी से कहा, शायद अगली बार जब तुम तलवार लेने आओगे, तो हम साथ में एक ड्रिंक लेंगे। यदि आपको कोई आपत्ति न हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो फिर बात पक्की हो गई। लू किंग को सहमत देखकर मागो प्रसन्न हुआ। उसने अपने एक अधीनस्थ को बुलाया, कुछ निर्देश दिए और तुरंत अपने महल की ओर लौट गया। लू किंग ने देखा कि टेंडन्स एंड बोन्स रियल्म का मास्टर मागो उस युवा रईस से इतना डरता है, और वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ऐसा प्रतीत होता था कि उस कुलीन व्यक्ति की पृष्ठभूमि वास्तव में बहुत प्रभावशाली थी। मागो के जाने के बाद, युद्ध की तलवार को व्यवस्थित करने के बाद, लू किंग अच्छे मूड में थी और उसने ग्रैंड बाजार में घूमना जारी रखा। कुछ ही समय बाद उसने अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीद लीं।
न केवल उसकी बांस की टोकरी भरी हुई थी, बल्कि उसके दोनों हाथ भी काफी भार उठाए हुए थे। अपनी खरीदारी पूरी करने के बाद उसने वहां अधिक देर न रुकने का फैसला किया और ग्रैंड बाजार से निकलने की तैयारी करने लगा। जाने से पहले उसने देखा कि मागो के आदमी ग्रामीणों को मुर्गियां, बत्तखें और सुअर का मांस बेचने वाले अपने स्टॉल समेटने में मदद कर रहे थे। ये स्पष्ट था कि मागो को डर था कि ग्रामीण उस कुलीन युवा स्वामी को नाराज कर सकते हैं। सिर हिलाते हुए लू किंग को एक बार फिर शहर के रईसों और ग्रामीणों के बीच का गहरा अंतर महसूस हुआ। वह धीरे धीरे बाहर निकल गया। लू किंग के जाने के बाद बाजार से दो आदमी निकले। लू किंग के जाते हुए चेहरे को देखकर वे असमंजस में पड़ गए। ओल्ड सेवन, क्या वह बच्चा जाना पहचाना नहीं लग रहा? एक गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति ने कहा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा है। चेहरे पर एक बड़ा काला तिल लिए हुए दूसरा व्यक्ति भी असमंजस में था। क्या वह लू मिंग के बेटे जैसा नहीं दिखता? गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति ने याद दिलाया। लू मिंग। तिल वाले आदमी को पहले तो झटका लगा, फिर अचानक उसे एहसास हुआ, हाँ वो है। लेकिन क्या वो लड़का पहले दुबला पतला नहीं था? अब तो वो ज्यादा ताकतवर लग रहा है। खैर, खूब खा रहे होंगे, गंभीर चेहरे वाले उस आदमी ने व्यंग्य करते हुए कहा। ज्यूली गांव के उन बूढ़े लोगों ने कहा था कि लू परिवार ने अपनी जमीन बेच दी है और उनके पास हमें भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। अब लगता है कि हमें बेवकूफ बनाया गया है। उन्होंने काफी पैसा अपने पास रखा होगा और जानबूझकर लू मिंग का कर्ज नहीं चुकाया होगा। पांचवें भाई, तुम्हारा मतलब है कि ज्यूली गांव के ग्रामीणों ने हमें धोखा दिया? तिल वाले आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। बेशक, आपको क्या लगता है कि उस बदमाश को यहाँ इतनी सारी चीजें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिले? वो बूढ़े लोग जीने से थक गए हैं, फिर भी हमें धोखा देने की हिम्मत कर रहे हैं। तिल वाला आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। मैं अभी जाकर उस बदमाश को पकड़ता हूँ। वह उस दिशा की ओर चल पड़ा जिधर लू किंग गया था। जल्दी मत करो, गंभीर चेहरे वाले उस आदमी ने उसे रोकते हुए कहा। सिर्फ उस बदमाश को पकड़ने से काम नहीं चलेगा, हमें इसे एक बड़ा मुद्दा बनाना होगा, नहीं तो दूसरे सोचेंगे कि हमें धोखा देने का कोई नतीजा नहीं होता। हम अपनी प्रतिष्ठा कैसे बचा पाएंगे? पांचवें भाई की बात कर रहे हो? तिल वाले आदमी की आंखें चमक उठीं। पहले हमें वापस चलना चाहिए, यहाँ बात करना ठीक नहीं है, खासकर मागो के इलाके में। उन्होंने थोड़ी सी घबराहट के साथ बाजार के चारों ओर नजर डाली। मागो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, यहाँ तक कि उनके बॉस ने भी कहा था कि यदि संभव हो तो उसे उकसाने से बचें। अगर उसे गुस्सा आ गया तो शायद उनका बॉस भी उसे रोक न पाए। आखिरकार उनका बॉस एक उच्च कोटि का मार्शल आर्टिस्ट था। अगर वह भी सतर्क था तो मागो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे नाराज कर सकें। वे दोनों जल्दी से बाजार से निकल गए। इस बीच लू किंग को इस बात का पता नहीं था कि उसे पहले से ही निशाना बनाया जा रहा है। उसी समय उसे एक अन्य समूह द्वारा रोक दिया गया था। तुमने कहा था कि तुम मुझे लूटना चाहते हो। अध्याय 58। तुमने अभी कहा कि तुम मुझे लूटना चाहते हो। लू किंग, जिसकी पीठ पर सामान का बोझ था, शांत भाव से आगे देख रहा था। उसके सामने 5 या 6 लोगों ने लाठियां पकड़े हुए और उसे दुर्भावना से देखते हुए सड़क रोक दी। अगर मागो यहाँ होता तो वह इन लोगों को चेन सान के नेतृत्व वाले उन गुंडों के रूप में पहचान लेता जिन्हें उसने पहले चेतावनी दी थी और दंडित किया था। इस समय चेन सान और उसके साथी लालच भरी निगाहों से लू किंग के सामान को देख रहे थे, विशेषकर बांस की टोकरी में रखा हुआ सुअर का मांस, जिसे देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता है। 6 महीने पहले ग्रैंड बाजार में लोगों ने उनकी पिटाई कर दी थी और कई दिनों के आराम के बाद वे अभी ठीक हुए थे। उन्होंने इलाज पर अपने पास बचे सारे पैसे खर्च कर दिए। उन्हें 10 दिनों से अधिक समय से मांस का स्वाद नहीं मिला था। शुरू में वे सड़क पर किसी बदकिस्मत व्यक्ति को ढूंढकर उससे कुछ पैसे ऐंठने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उनका सामना एक इतनी बड़ी मोटी भीड़ से हुआ। लू किंग की टोकरी में मांस और अन्य खाद्य सामग्री देखकर चेन सान और उसके साथियों की आंखें लालच से लगभग फटी रह गईं। शायद पिछले कुछ दिनों में लू किंग में आए महत्वपूर्ण बदलावों के कारण चेन सान और उसके गिरोह के सदस्य उसे उस युवक के रूप में पहचानने में विफल रहे जिसे उन्होंने लगभग 5 महीने पहले लूटने की कोशिश की थी। इसके अलावा उन्हीं की वजह से ग्रैंड बाजार में लोगों ने उनकी पिटाई की थी। बच्चे, चूंकि तुमने हमारी बात स्पष्ट रूप से सुन ली है, इसलिए आज्ञाकारी होकर अपना सारा सामान और पैसा हमें सौंप दो। चेन सान ने गुस्से से गुर्राया। बिल्कुल सही, अगर आप कष्ट नहीं सहना चाहते तो अपना सामान नीचे रख दें और चले जाएं, नहीं तो हम तुम्हारी पिटाई कर देंगे। अन्य गुंडों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अगर मैं आपकी बात न मानूं तो क्या होगा? क्या आप मुझे मार डालेंगे, फिर मेरी लाश को जंगल में फेंक देंगे और सब कुछ ले जाएंगे? लू किंग ने अचानक पूछा। क्या कहा आपने? चेन सान और उनके साथी स्तब्ध रह गए। क्या ये बच्चा डर के मारे पागल हो गया था? उन्होंने तो उसे सिर्फ पीटने की धमकी दी थी, जान से मारने की नहीं। जल्दी जवाब दो, अगर मैंने इनकार किया तो क्या तुम मुझे मार डालोगे? लू किंग ने शांत भाव से पूछा। लू किंग के शांत चेहरे को देखकर चेन सान की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्हें उस युवक के बारे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कौन लूटपाट की घटना का सामना करता है और शांति से पूछता है कि क्या उसे मार दिया जाएगा? क्या उसे घबराकर दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए? क्या ये बच्चा पागल था? ये सवाल चेन सान और उनके समूह के मन में आया। हालांकि अगर वह पागल था भी तो वह एक अमीर पागल व्यक्ति था। चेन सान और उसके गिरोह ने लालच भरी निगाहों से लू किंग के सामान को देखा। अगर वे इन चीजों को लूट सकें तो उनके लिए कई दिनों तक जमकर खर्च करने के लिए पर्याप्त धन होगा। इस विचार के साथ उन्होंने अपने दिलों में उठ रही ठंडक को नजरअंदाज कर दिया।
जी हाँ, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे और तुम्हें नदी में फेंक देंगे। दुर्भाग्यवश लू किंग उनकी धमकियों को पहले ही समझ चुकी थी। उसने चेन सान के सिर के ऊपर तैर रही जानकारी पर नजर डाली। चेन सान बेरोजगार गुंडा, छोटी मोटी चोरी और गुंडागर्दी करके अपना जीवन यापन करता है। कुछ गुंडों का गिरोह है, अक्सर आसपास के गांवों से चोरी करता है। सभी उससे नफरत करते हैं। उसने बाकी लोगों पर नजर डाली और वे सब एक जैसे थे, छोटे मोटे चोर और गुंडे। उसने निराशा में अपना सिर हिलाया। अगर ये लोग सचमुच निर्दयी होते तो वह बिना किसी रोक टोक के उनसे निपट सकता था, लेकिन अब उसे खुद को रोकना पड़ा। फिर भी उन्हें सबक सीखने की जरूरत थी। इन लोगों का इधर उधर घूमना अंततः ग्रामीणों के लिए अच्छा नहीं साबित हुआ। आज तो सिर्फ वही था, लेकिन अगर गांव का कोई और व्यक्ति बाजार जा रहा होता तो शायद उसके साथ लूटपाट हो जाती। बेकार के कीड़े मकोड़ों का झुंड, जिनके हाथ पैर तो हैं लेकिन सिर्फ दूसरों का शोषण करके जीने की सोचते हैं। यहाँ तक कि कीड़े भी तुमसे ज्यादा कीमती होते हैं। लू किंग ने धीरे से अपना सामान नीचे रखा, अपनी टोकरी हटाई और अपने अंगों को फैलाया। तुमने क्या कहा, बच्चे? जीने से थक गए हो? चेन सान और उसके साथी बेहद गुस्से में थे, लेकिन इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया कर पाते, उन्होंने एक धुंधली सी आकृति देखी और लू किंग बवंडर की तरह उन पर टूट पड़ी। सबसे आगे खड़े चेन सान ने सहज रूप से लू किंग पर प्रहार करने के लिए अपनी लाठी उठाई, लेकिन बल्ला घुमाने से पहले ही उन्हें अपनी कलाई में तेज दर्द महसूस हुआ और बल्ला उनके हाथ से छूट गया। फिर उसके सीने में असहनीय दर्द हुआ, उसके मुंह से खून निकलने लगा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब चेन सान दर्द से उबरकर मुश्किल से अपनी आंखें खोल पाया तो उसने देखा कि उसके सभी अधीनस्थ जमीन पर लेटे हुए हैं, अपने हाथों या पैरों को पकड़े हुए हैं और दर्द से कराह रहे हैं। चेन सान, आपको आभारी होना चाहिए। इससे पहले कि चेन सान समझ पाता कि क्या हुआ है, उस पर एक साया मंडरा उठा। उसने ऊपर देखा तो लू किंग उसके सामने खड़ा था, जिसका चेहरा सूरज की रोशनी से ढका हुआ था। केवल ठंडी और उदासीन आवाज ही स्पष्ट सुनाई दे रही थी। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मुझे तुम्हारे द्वारा किए गए किसी भी बड़े बुरे काम का आभास नहीं हुआ, नहीं तो अब तक तुम नदी में तैरती लाशों के ढेर बन चुके होते। मैंने तुम्हें मामूली फटकार लगाने के लिए बस एक एक हाथ और एक एक पैर तोड़ दिया है। अगर मुझे पता चला कि तुम अब भी चोरी कर रहे हो और ग्रामीणों को नुकसान पहुंचा रहे हो तो सिर्फ हाथ पैर तोड़ना ही काफी नहीं होगा। लू किंग को देखते ही चेन सान दहशत से भर गया। इस क्षण उसे एहसास हुआ कि लू किंग उतना आसान लक्ष्य नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। वह ऐसा व्यक्ति था जिससे पंगा लेना उनके लिए खतरनाक हो सकता था। अन्य गुंडे भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और वे लू किंग को देख रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वह सचमुच उन्हें मार डालेगा। लू किंग अपनी टोकरी के पास लौटा, अपना सामान उठाया और चेन सान और उसके साथियों की ओर एक नजर भी डाले बिना गांव की ओर चल पड़ा। उसके लिए वे महज कचरा थे जो उसकी नजर में आने लायक नहीं थे। याद रखना, मुझे दोबारा मत दिखाना, वरना मैं तुम्हारे बाकी अंग भी तोड़ दूंगा। लू किंग की आकृति को गायब होते देख चेन सान और उसके साथियों ने आखिरकार दर्द से कराहने की हिम्मत की। बॉस, हमें क्या करना चाहिए? एक बदमाश विलाप करने लगा। हम और क्या कर सकते हैं? उठो और चले जाओ। क्या तुमने उस शैतान को ये कहते नहीं सुना कि अगर उसने हमें दोबारा देखा तो वह हमारे बाकी अंग भी तोड़ देगा? उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर .net वेबसाइट खोजें। लेकिन हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? बदमाश चिल्लाया। उसका पैर असामान्य कोण पर मुड़ा हुआ था। अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगना तो पड़ेगा ही। अरे, जिनके पैर अभी भी सलामत हैं, उठो। चेन सान के आदेश पर बिना टूटे पैरों वाले गुंडे खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि लू किंग ने जानबूझकर उनमें से आधे लोगों के पैर सही सलामत छोड़ दिए थे ताकि वे भाग सकें। अंत में समूह एक दूसरे का सहारा देते हुए और दर्द से कराहते हुए दयनीय ढंग से लंगड़ाते हुए वहां से चला गया। अध्याय 59। लू किंग धीरे धीरे सड़क पर चलने लगा। हालांकि उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। उसके हाथों बुरी तरह पिट जाने के बाद उन कुछ बदमाशों के लिए भविष्य में फिर से बुरे काम करना मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए सामान्य लोगों की तरह जीवन जीना भी एक चुनौती होगी। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने उन्हें सीधे क्यों नहीं मारा, तो इसका कारण ये था कि लू किंग अंधाधुंध हत्या करने वालों में से नहीं था। अपने पिछले जीवन में मछलियों को मारने के अलावा वह शायद ही कभी मुर्गियों या बत्तखों को मारता था। लोगों को मारना तो दूर की बात है। इस दुनिया में आने के बाद से ही लू किंग मानसिक रूप से खुद को तैयार कर रहा था। खुद से कह रहा था कि ये दुनिया अलग है, अधिक क्रूर, और यहाँ केवल योग्यतम ही जीवित रहता है। लेकिन लोगों को मारना उसके लिए अब भी एक कठिन निर्णय था। उसे नहीं पता था कि उस सीमा को पार करने के बाद क्या बदलाव होंगे। मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद लोगों को मारना उसके लिए मुश्किल नहीं था। मुश्किल ये थी कि क्या वह उस कदम को उठाने के बाद अपरिवर्तित रह पाएगा। अगर वे गुंडे सचमुच दुष्ट होते तो लू किंग शायद ऐसा कर पाती, लेकिन उनकी क्षमताओं से मिली जानकारी ने उन्हें बताया कि वे ऐसा नहीं थे। इसलिए लू किंग ने उन्हें एक मौका देने का फैसला किया। दरअसल वह उन उपन्यासों के नायकों जैसा नहीं था जिन्हें उसने अपने पिछले जीवन में पढ़ा था, जो बिना किसी झिझक के दूसरी दुनिया में प्रवेश करने के तुरंत बाद निर्णायक रूप से हत्या कर सकते थे। अंततः वह एक साधारण व्यक्ति ही था। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर .net वेबसाइट खोजें। लू किंग ने आत्मनिंदा करते हुए सोचा। हालांकि इस घटना के बाद लू किंग को आखिरकार एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत का एहसास हुआ।
ची और रक्त क्षेत्र में सबसे कमजोर प्राणी भी एक ऐसी हस्ती थी जिसका साधारण लोग विरोध नहीं कर सकते थे। चाहे ताकत हो, प्रतिक्रिया हो या बचाव, दोनों का स्तर बिल्कुल भी एक जैसा नहीं था। जब लू किंग उन गुंडों को सबक सिखा रहा था तब उसने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया था। उनकी हरकतें और प्रतिक्रियाएं उसके लिए धीमी गति की तरह थीं, जिनसे उसे लगभग कोई खतरा नहीं था। इसलिए वह बिना किसी चोट के आसानी से उनके अंगों को तोड़ सकता था। सौभाग्य से मार्शल आर्ट का अभ्यास आसान नहीं है और ची और रक्त क्षेत्र में प्रवेश करना तो और भी कठिन है। अन्यथा मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये दुनिया कैसी हो जाती, लू किंग ने मन ही मन सोचा। इस बात से भ्रमित मत होइए कि वह थोड़े ही समय में ची और रक्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अपनी क्षमताओं की मदद, अपने गुरु के निस्वार्थ मार्गदर्शन और गोल्डन लोच जैसी महान टॉनिक का सहारा मिला हुआ था, जो उसकी आधारभूत कमियों की भरपाई कर सके। आम लोगों को ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता था। 10 साल तक मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के बाद भी वे ची और रक्त के दायरे की सीमा तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। उनके गुरु के अनुसार इस दुनिया में जो भी मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है वह असाधारण होता है, कम से कम 100 प्रतिभाओं में से एक। अन्य लोग जिनमें प्रतिभा का अभाव होता है, चाहे वे कितना भी अभ्यास कर लें, केवल फुर्तीले और मजबूत ही हो सकते हैं, जो आम लोगों को धमकाने में सक्षम होते हैं लेकिन असली मार्शल आर्टिस्टों का सामना करते ही टूट जाते हैं। इन्हीं विचारों के साथ लू किंग घर लौट आया। सब कुछ समेटने के बाद उसे राहत का एहसास हुआ। कुछ उतार चढ़ावों के बावजूद ग्रांड बाजार की इस यात्रा ने कुल मिलाकर उन्हें अच्छे मूड में छोड़ दिया, विशेषकर मागो को युद्ध छुरी बनवाने के लिए सफलतापूर्वक राजी करने के बाद। कुछ ही दिनों में अपना खुद का युद्ध छुरी मिलने की सोचकर लू किंग काफी उत्साहित महसूस कर रहा था। लू किंग ने पहले सोचा था कि उसे मागो को दोबारा देखने के लिए 4-5 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि ठीक एक दिन बाद ही उनकी फिर मुलाकात हो गई। ग्रांड बाजार में एक घर के पिछवाड़े में मागो चिंतित दिख रहा था जब उसने अपने एक अधीनस्थ को बुलाया। क्या वेई परिवार का युवा स्वामी अभी तक नहीं लौटा है? नहीं मास्टर माँ, मैं बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन मैंने यंग मास्टर वेई और उनके साथियों को लौटते हुए नहीं देखा, अधीनस्थ ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। आज उन्हें इतनी देर क्यों हो गई? मागो बेचैन महसूस कर रहा था। कल के कार्यक्रम के अनुसार उन्हें अब तक वापस आ जाना चाहिए था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वे दिखाई नहीं दिए तो मागो की बेचैनी बढ़ती चली गई। वह इधर उधर टहल रहा था और लगातार खुद को दिलासा दे रहा था, कोई समस्या नहीं होगी। वेई परिवार के सभी गार्ड टेंडन और बोन क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। ये तो बस पहाड़ों की एक छोटी सी यात्रा है, भला क्या गलत हो सकता है? लेकिन समय बीतने के साथ साथ मागो आखिरकार घबराने लगी। वह गुस्से में बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। धिक्कार है, वह वेई नाम का लड़का क्या सोच रहा है? जन्मदिन का तोहफा ढूंढने के लिए खुद पहाड़ों में जाने की जिद क्यों कर रहा है? क्या वह अपने आदमियों को नहीं भेज सकता? क्या उसे नहीं पता कि अगर उसे कुछ हो गया तो बहुत से लोगों को भुगतना पड़ेगा? जैसे ही मागो एक खोज दल का गठन करने ही वाला था, उसका अधीनस्थ कर्मचारी अंदर आ गया। मास्टर माँ, यंग मास्टर वेई और उनके साथी वापस आ गए हैं। वे कहाँ हैं? मागो का दिल खुशी से उछल पड़ा, लेकिन उसके अधीनस्थ के चेहरे पर भय के भाव थे। वे वापस आ गए हैं, लेकिन यंग मास्टर वेई? वह मागो का दिल बैठ गया। उसने अपने अधीनस्थ का कॉलर पकड़ लिया। युवा मास्टर वेई को क्या हुआ है? वह मर गया लगता है। ये बयान मागो के लिए किसी अप्रत्याशित घटना की तरह था, जिससे वह स्तब्ध रह गया। अगले ही पल उसके दिल में एक असहनीय भय उमड़ पड़ा। उसने गुस्से से लाल होते हुए अपने अधीनस्थ का कॉलर फिर से पकड़ लिया। उसकी मौत कैसे हुई? उसे किसने मारा? मुझे नहीं पता। मैंने गार्डों को लौटते देखा। वे एक स्ट्रेचर ला रहे थे जिस पर यंग मास्टर वेई खून से लथपथ पड़े थे, सांस भी नहीं ले रहे थे। मैंने सोचा। मैगो के क्रोध से भयभीत होकर अधीनस्थ कर्मचारी हकलाने लगा। धत तेरी की! मागो को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। यह निश्चित नहीं था कि यंग मास्टर वेई मर चुके थे, लेकिन इस आदमी के शब्द निश्चित रूप से उसका अपना अनुमान थे। मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। उसने अपने अधीनस्थ को धक्का देकर एक तरफ कर दिया और तेजी से बाहर निकल गया। उसके मन का डर कम नहीं हुआ। हालांकि वह मूर्ख केवल अनुमान लगा रहा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि यंग मास्टर वेई की हालत बहुत खराब थी। चाहे वह मर गया हो या गंभीर रूप से घायल हो गया हो, इसके परिणाम मागो के बस से बाहर थे। जब मागो घर के सामने वाले आंगन में पहुंचा तो उसने देखा कि वेई परिवार के कई गार्ड खून से लथपथ एक स्ट्रेचर के चारों ओर जमा थे और गंभीर दिख रहे थे। स्ट्रेचर पर यंग मास्टर वेई पीला और बेहोश पड़ा था, उसकी जिंदगी अधर में लटकी हुई थी। गार्ड ली, क्या हो रहा है? ये दृश्य देखकर मागो का दिमाग सुन्न हो गया और उसने तुरंत मुख्य गार्ड को आवाज दी। युवा स्वामी गलती से पहाड़ों की एक खाई में गिर गए और एक नुकीले पत्थर से उनका पेट बुरी तरह से फट गया। गार्ड ली ने भय से चेहरा समेटे हुए उत्तर दिया। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि युवा मालिक की रक्षा करने में विफल रहने पर उन्हें किस प्रकार की सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या युवा स्वामी अभी भी जीवित हैं? मागो का दिल घबरा गया, उसकी आवाज कांपने लगी। गार्ड ली उसकी बात समझ गया और उसने सीधे जवाब दिया, युवा मालिक अभी भी सांस ले रहे हैं। हमने उनकी आंतें वापस अंदर डाली, दवा लगाई और मुश्किल से ही खून बहना अस्थायी रूप से रोका है। मागो का दिल जोर से धड़कने लगा। अब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? हम उसे तुरंत शहर वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन घाव बहुत बड़ा है। धक्का मुक्की से घाव बार बार खुल रहा था और खून रोकने वाली दवा धुल रही थी। दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं और इस रफ्तार से तो वह शहर वापस नहीं पहुंच पाएगा।
तो हम ये देखने के लिए वापस आए थे कि क्या आपके पास कोई अतिरिक्त दवा है? हाँ, मेरे पास है। मैं इसे अभी ले आता हूँ। मागो ने झटपट अपना कीमती रक्तस्राव रोधी पाउडर निकाला और उसे गार्ड ली को सौंप दिया। हालांकि दवा मूल्यवान थी, लेकिन अब उसे इसकी परवाह नहीं थी। गार्ड ली को युवा मालिक के घाव पर दवा लगाते देख मागो का दिल फड़क उठा। वह ये समझ नहीं पा रहा था कि यंग मास्टर वेई को इतनी भयानक चोट कैसे लगी। दवा लगाने के बाद मागो ने पूछा, ली, अब आपकी आगे की योजना क्या है? हम युवा स्वामी को वापस शहर ले जाएंगे, गार्ड ली ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। लेकिन क्या आपने यह नहीं कहा था कि युवा स्वामी यात्रा में शायद जीवित न रह पाएं? मागो ने हड़बड़ी में पूछा। उसे वापस लाना ही उसका एकमात्र मौका है। अगर हम और देरी करते हैं तो उसके पास वह भी नहीं बचेगा। गार्ड ली ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि यह उनका एकमात्र मौका भी था, लेकिन मागो चिंतित था। अगर गार्ड ली और उसकी टीम चली जाती तो यंग मास्टर वेई की रास्ते में मौत हो जाना बहुत बड़ी विपत्ति होती। कौन जानता था कि गार्ड भाग जाएंगे या नहीं? उसे कोई न कोई योजना बनानी ही थी। मागो का दिमाग तेजी से सोचने लगा, बचने का रास्ता तलाशने लगा। अचानक उसके मन में एक आकृति कौंध गई और उसकी आंखें चमक उठीं। रुको, शायद मेरे पास युवा स्वामी को बचाने का एक तरीका है। अध्याय 60। कौन सा तरीका? कौन सा तरीका? गार्ड ली पहले तो चौंक गया, फिर उसने तुरंत पूछा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर fire.net वेबसाइट खोजें। अन्य पहरेदारों ने भी उधर देखा। पास के एक गांव में एक प्रसिद्ध डॉक्टर रहते हैं। जैसे जैसे मागो बोलती गई, गार्ड ली और अन्य लोगों की आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। उन्होंने डॉक्टर चेन के बारे में पहले सुना था। कहा जाता था कि उनके चिकित्सा कौशल उत्कृष्ट थे और काउंटी मजिस्ट्रेट सहित कई रईसों द्वारा उनकी प्रशंसा की गई थी। यह अप्रत्याशित था कि यह प्रसिद्ध डॉक्टर शहर के बजाय पास के एक गांव में रहता था। इतनी कुशलता से काम करने वाले डॉक्टर की मौजूदगी में गार्ड ली और अन्य लोगों ने तुरंत युवा स्वामी को वापस शहर ले जाने की जोखिम भरी योजना को छोड़ने का फैसला किया। भाई माँ, ज्यूली गाँव कहाँ है? गार्ड ली ने चिंता से पूछा। ये यहाँ से लगभग 3 या 4 मील दूर है। मेरा एक अधीनस्थ कर्मचारी है जो इस क्षेत्र से अच्छी तरह परिचित है और आपको वहाँ ले जा सकता है, मागो ने कहा। इससे पहले उन्होंने अपने अधीनस्थ शियाओ तियान को ज्यूली गांव में लू किंग की जांच करने के लिए भेजा था। अप्रत्याशित रूप से ये यहाँ काम आया। मागो ने तुरंत शियाओ तियान को बुलाया और उसके मार्गदर्शन में वे ज्यूली गांव के लिए रवाना हो गए। रास्ते में मागो को पता चला कि युवा स्वामी वेई घाटी में गिर गए थे। पता चला कि वह एक विचित्र छोटे जानवर का पीछा करते हुए एक चट्टान के किनारे तक पहुंच गया था और हार मानने को तैयार न होते हुए उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर गया। सौभाग्य से घाटी बहुत गहरी नहीं थी और उसमें कुछ पेड़ थे जिससे गिरने पर उसे चोट लगने से बचाव हुआ। इसके अलावा वेई परिवार के पर्याप्त संसाधनों और पालन पोषण के कारण युवा स्वामी वेई ची और रक्त क्षेत्र तक पहुंच चुके थे, जिसका अर्थ था कि वे शारीरिक रूप से काफी चुस्त थे। इसी वजह से वे बाल बाल बच गए और तुरंत मृत्यु के मुंह से बच गए। अन्यथा 10 जानें भी पर्याप्त नहीं होती। गार्ड ली की कहानी सुनकर मागो अवाक रह गया। किसी जंगली जानवर को चट्टान से नीचे धकेलने की कोशिश करना कितनी मूर्खता होगी, खासकर तब जब वह ची और रक्त क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट हो। वे जल्दी से ज्यूली गांव पहुंचे और शियाओ तियान के मार्गदर्शन में सीधे डॉक्टर चेन के हाफवे हाउस की ओर चल दिए। प्रवेश द्वार पर मागो ने एक परिचित आकृति देखी। वह चिल्लाया, लू किंग, हमें बचाओ, हमें बचाओ। आंगन के सामने औषधीय जड़ी बूटियां सुखा रही लू किंग चौंक गई। उसने मुड़कर देखा तो मागो को समूह का नेतृत्व करते देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा था कि अगली ग्रैंड बाजार तक उससे मुलाकात नहीं होगी, लेकिन वे इतनी जल्दी फिर से मिल गए। मास्टर माँ, क्या हो रहा है? लू किंग ने पूछा। लू किंग, क्या डॉक्टर चेन घर पर हैं? हमारे पास एक गंभीर रूप से घायल मरीज है जिसे उनकी मदद की सख्त जरूरत है, मागो ने घबराकर कहा। तभी लू किंग की नजर उनके पीछे पड़े स्ट्रेचर पर पड़ी। हालांकि उस पर सलीके से कपड़े पहने युवक को देखकर वह चौंक गया, लेकिन वह स्थिति को गंभीर समझते हुए तुरंत एक तरफ हट गया। कृपया अंदर आइए, मालिक अंदर आराम कर रहे हैं, मैं अभी उन्हें बुला लाता हूँ। वह आंगन में भाग गया। मागो और अन्य लोग भी तुरंत उनके पीछे पीछे चले गए। डॉक्टर चेन अंदर हल्की नींद में थे और बाहर के शोरगुल से पहले ही जाग गए थे। जब तक मागो और उसके साथी आंगन में पहुंचे तब तक वह घर से बाहर निकल चुका था। स्ट्रेचर पर पीले चेहरे वाले युवा मास्टर वेई को देखकर उन्हें तुरंत स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया। उसने नब्ज जांची और उसका चेहरा गंभीर हो गया। जल्दी से उसे अंदर ले जाओ, उन्होंने लू किंग को निर्देश दिया। हे किंग, जल्दी से रक्त की पूर्ति करने वाली दवा तैयार करो। सफेद एट्रेक्टाइलोड्स, एंजेलिका, 3 कटोरी पानी तेज आंच पर उबालो और जल्दी करो। हाँ मास्टर। लू किंग तुरंत जड़ी बूटियां लेने के लिए दवाइयों की अलमारी की ओर दौड़ी। अपना अधिकांश खाली समय मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में बिताने के बावजूद लू किंग हाफवे हाउस में अपने गुरु से चिकित्सा ज्ञान भी सीख रहा था। अपनी विशेष क्षमताओं के बल पर लू किंग ने जल्दी ही सब कुछ सीख लिया। कुछ ही दिनों में उसने जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की कला में महारत हासिल कर ली और यहाँ तक कि काढ़ा बनाने की सरल विधियां भी सीख लीं। जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के बाद लू किंग ने निर्देशानुसार औषधि बनाना शुरू कर दिया। दवा बनाने वाले इस चूल्हे को विशेष रूप से इस तरह से डिजाइन किया गया था कि आग की तीव्रता को आसानी से समायोजित किया जा सके। लू किंग ने तेज आंच का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते काढ़ा तैयार हो गया। उसने औषधीय द्रव को एक कटोरे में डाला और उसे गाढ़ा किया। कुछ ही क्षण में तरल पदार्थ से हल्की सफेद रोशनी निकलने लगी। रक्त की पूर्ति करने वाला काढ़ा।
विभिन्न जड़ी बूटियों से बना एक सूप जो रक्त की पूर्ति करने, नया रक्त उत्पन्न करने और हृदय नलिका की रक्षा करने के लिए लाभकारी है। तेज उबालने के कारण औषधीय गुण कुछ हद तक क्षतिग्रस्त हो गए और यह अपनी सामान्य प्रभावशीलता का लगभग 70% ही प्राप्त कर सका। अपनी विशेष क्षमता से प्राप्त जानकारी को देखकर लू किंग को राहत महसूस हुई। जब तक दवा में कोई गड़बड़ी न हो तब तक उसके गुणों में मामूली कमी को बर्दाश्त किया जा सकता है। तात्कालिकता को देखते हुए 70% प्रभावशीलता भी काफी अच्छी थी। दवा में कोई समस्या न होने की पुष्टि करने के बाद लू किंग ने तुरंत उसे मरीज के पास ले गई। इस समय तक युवा स्वामी वेई को बीमारों के कमरे में ले जाया जा चुका था। गार्ड ली को छोड़कर बाकी सभी को डॉक्टर चेन ने बाहर इंतजार करने के लिए कहा था। लू किंग को आते देख सबने रास्ता दे दिया। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसे जरा भी बाधा पहुंचाए। लू किंग ने कमरे में प्रवेश किया और युवा स्वामी वेई को देखा, जो अब बिना कमीज के थे और उनके शरीर में कई चांदी की सुइयां चुभी हुई थीं। उसके पेट पर लगे भयानक घाव को देखकर लू किंग का दिल एक पल के लिए रुक गया। गुरुजी, दवा तैयार है। लू किंग ने दवा सौंप दी। डॉक्टर चेन ने कटोरा उठाया, उसे सूंघा और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, हल्के से सिर हिलाया। तुम उसे दवा खिलाओ, डॉक्टर चेन ने निर्देश दिया। हाँ मास्टर। लू किंग ने चम्मच लिया, एक चम्मच काढ़ा निकाला और सावधानीपूर्वक युवा स्वामी वेई को पिलाया। हालांकि युवा स्वामी वेई पहले से ही अर्धचेतन अवस्था में थे और दवा निगल नहीं सके, लेकिन इससे डॉक्टर चेन अचंभित नहीं हुए। उन्होंने युवा स्वामी वेई के गले पर कई बिंदुओं को दबाया और चमत्कारिक रूप से उनका गला हिलने लगा और उन्होंने दवा निगल ली। उनके संयुक्त प्रयास से युवा स्वामी वेई ने धीरे धीरे काढ़े का पूरा कटोरा पी लिया। डॉक्टर चेन ने दवा को शरीर में अवशोषित करने में मदद करने के लिए एक्यूपंक्चर करना जारी रखा। कुछ समय बाद औषधीय प्रभावों और एक्यूपंक्चर के कारण युवा मास्टर वेई के चेहरे पर आखिरकार कुछ रौनक लौट आई और उनकी छाती थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे होने लगी। गार्ड ली, जो घबराकर देख रहा था, आखिरकार ये देखकर राहत महसूस करने लगा। उन्हें पता था कि युवा मालिक और उनके अंगरक्षकों की जान खतरे से बचा ली गई है। डॉक्टर चेन, मेरे युवा स्वामी कैसे हैं? डॉक्टर चेन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, लड़का वाकई भाग्यशाली है। पेट पर इतना बड़ा घाव होने के बावजूद इससे उसके आंतरिक अंगों या आंतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जो दुर्भाग्य के बीच सौभाग्य की बात है। हालांकि उसका काफी खून बह चुका है, उसके सिर में चोट आई है और उसके अंगों पर कई घाव हैं। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल मैं केवल काढ़े और एक्यूपंक्चर के जरिए ही उसकी जान बचा सकता हूँ। वह कब होश में आएगा ये कहना मुश्किल है। ये सुनकर कि युवा स्वामी का जीवन अस्थायी रूप से बच गया है, गार्ड ली ने आखिरकार थोड़ी राहत महसूस की। जब तक वह जीवित था आशा बनी हुई थी। अगर युवा मालिक की मृत्यु हो जाती तो भले ही वे बच निकलते, उनके परिवारों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। डॉक्टर चेन, अब हम क्या कर सकते हैं? गार्ड ली ने पूछा। डॉक्टर चेन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अभी सबसे बड़ी समस्या उसका अत्यधिक रक्तस्राव है। पेट का घाव केवल बाहरी चोट है और इससे आंतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्राचीन जिनसिंग, पॉलीगोनम मल्टीफ्लोरम और नोटो जिनसिंग होता तो मुझे उसकी जान बचाने का अधिक भरोसा होता। ये सुनकर डॉक्टर चेन को थोड़ा अफसोस हुआ। काश उनके पास अभी भी वह जिनसिंग होता जो लू किंग कुछ दिन पहले लाया था, तो युवा स्वामी के स्वास्थ्य को बनाए रखने का बेहतर मौका होता। मौजूदा हालात को देखते हुए अगर लड़का बच भी जाता है तो वह बुरी तरह कमजोर हो सकता है। जिनसिंग, पॉलीगोनम मल्टीफ्लोरम और नोटो जिनसिंग, है ना? डॉक्टर चेन, चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत किसी को शहर भेजकर इन्हें मंगवा लूंगा। गार्ड ली ने बाहर निकलते हुए कहा। बाहर मागो और अन्य लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गार्ड ली को बाहर आते देख वे दौड़ पड़े। युवा स्वामी कैसे हैं? युवा स्वामी फिलहाल सुरक्षित हैं। गार्ड ली के शब्दों ने तुरंत सभी को, विशेष रूप से गार्डों को राहत दी, जो ऐसे दिख रहे थे मानो वे किसी आपदा से बच गए हों। लेकिन छोटे मालिक की हालत अभी भी गंभीर है। बूढ़े झाओ और शियाओगू, आप दोनों वापस जाकर मालकिन को इस बारे में बताएं। साथ ही उनसे कहें कि वे औषधि भंडार से कुछ जिनसिंग, पॉलीगोनम मल्टीफ्लोरम और नोटो जिनसिंग ले आएं। डॉक्टर चेन ने कहा है कि इन जड़ी बूटियों से छोटे मालिक के बचने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। गार्ड ली के आदेशों का पालन करते हुए दोनों नामित गार्डों ने गंभीरतापूर्वक उनका अनुपालन किया और तुरंत वहां से चले गए। मागो, जिसने ये सब सुन लिया था, उसकी आंखों में एक चमक थी। फिर उसने शियाओ तियान को एक तरफ खींच लिया और फुसफुसाते हुए कहा, वापस जाओ और मेरे अध्ययन कक्ष में टंगी हुई युद्ध तलवार ले आओ।